तो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 दैट इज एंटी डायबिटिक एजेंट्स। इसमें दो अलग अलग टॉपिक है। यूनिट 5 में एंटी डायबिटिक एजेंट्स है और उसके साथ लोकल एनेस्थेटिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटी डायबिटिक एजेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर एंटी डायबिटिक एजेंट्स। ओके, तो एंटी डायबिटिक एजेंट्स देखने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज क्या है वैसे तो जानने की जरूरत नहीं, हर एक को लगभग पता होता है कि डायबिटीज क्या है, जिसको हम जनरली कहते हैं कि हाई शुगर। अगर ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं, जनरली उसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ओके, तो डायबिटीज मेलाइटस ये जो वर्ड है और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। ओके, इट इज अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है इन विच आवर बॉडी सेल, हमारे जो बॉडी सेल है वो क्या होते हैं, दैट फेल्स टू यूटिलाइज शुगर सर्कुलेटिंग इन ब्लड। ओके, तो डायबिटीज मेलाइटस क्या है, इट इज अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी सेल्स फेल्स टू यूटिलाइज शुगर। तो कोई मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है। ओके, और ये ब्लड वेसल का काम क्या है, पूरे जो हमारे बॉडी के सेल्स है, हमारे जो बॉडी का ऑर्गन है, टिश्यू है, वो किससे बना है, सेल से बना है। ओके, तो हर एक सेल तक ले जाना किसको, ब्लड को ले जाना। ब्लड किसको ले जाता है, ओके, तो ब्लड ले जाता है न्यूट्रिशन को, लाइक ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। साथ ही साथ ऑक्सीजन को ले जाता है। तो जो भी जरूरी चीजें हैं किसको, सेल को, उन जरूरी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ये ब्लड करता है। ओके, तो ये ब्लड लेके जाएगा सेल की तरफ, सेल के पास लेके जाएगा, बाहर की तरफ मान लो यहाँ पर सेल प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दिस कंडीशन और बॉडी सेल, ये जो बॉडी के सेल्स है हमारे, जो ब्लड वेसल के पास होते हैं, वो फेल्स टू यूटिलाइज, वो फेल हो जाते हैं। किस चीज के लिए, किस चीज में फेल हो जाते हैं, यूटिलाइजेशन में। वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। किसका यूज नहीं कर सकते, शुगर का, कार्बोहाइड्रेट का। ओके, जो ग्लूकोज, सिंपल ग्लूकोज जिसमें प्रेजेंट है ब्लड में, उसका यूज नहीं कर सकते। और इस तरह से यहाँ पर ब्लड के अंदर जो भी शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो इस सेल के अंदर एंटर ही नहीं करेगी, क्योंकि ये यूटिलाइज, अभी यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते ये हम आगे चलकर देखेंगे। ओके, तो ये जो सेल है वो क्या करेंगे, इसके अंदर से, ब्लड के अंदर से शुगर को लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ले नहीं सकते। इसलिए क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इस ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ जाएगी। क्योंकि ब्लड में जो शुगर है वो कहाँ पर जानी चाहिए थी, वो जानी चाहिए थी, वो उसको एंट्री लेनी चाहिए थी कहाँ पर, सेल के अंदर। लेकिन वो सेल उसको खींच नहीं पाता है, अंदर ले नहीं पाता है। इसलिए वो जो शुगर है, वो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ब्लड में शुगर की लेवल इंक्रीज हो जाती है और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो कैसे पता करें हम कि ब्लड में शुगर की लेवल इंक्रीज हो गई है, तो कुछ कॉमन सिम्टम है उसके। ओके, फॉर एग्जांपल हमें बार बार थर्स्ट होती है, मतलब बार बार प्यास लगती है। क्यों प्यास लगती है, क्योंकि जैसी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है वैसे ऑस्मोसिस बढ़ता है। ऑस्मोसिस बढ़ता है मतलब क्या होता है, यहाँ पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ओके, तो सोल्यूट बढ़ेगा, सोल्यूशन कम हो जाएगा, सॉल्वेंट कम हो जाएगा। तो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है वाटर। तो बॉडी को सॉल्वेंट की जरूरत होगी, इसलिए हमें बार बार प्यास लगेगी। ज्यादा प्यास लगेगी तो ज्यादा यूरिनेशन भी होगा, यूरिन फॉर्मेशन भी होगा। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ज्यादा देर तक, ज्यादा बार, ज्यादा बार यूरिन को जाना, यूरिन को जाने की जो दिक्कत है वो भी होती है। ओके, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज वन ऑफ द सिम्टम। उसके बाद इसमें अदर सिम्टम्स हमें ये भी देखा जाता है कि यूरिनेशन के बाद अगर हम खुली जगह पर यूरिनेशन अगर हम करते तो उस समय
वहां पर चींटियां भी उस यूरिन को अट्रैक्ट होती है, उस यूरिन के पास अट्रैक्ट होती है। दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स जिससे हम पता कर सकते हैं कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। उसके अलावा तो टेस्ट तो हम शुगर की टेस्ट कर ही सकते हैं। ओके, तो जो डायबिटीज है उसमें क्या होता है, जो बॉडी के सेल्स है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते शुगर को, उसको हम कहते हैं डायबिटीज मलाइटिस। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मलाइटिस। तो जनरली आपको बहुत सारे बुक्स में सिर्फ दो टाइप मिलेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। लेकिन कुछ एक दो बुक्स में उसके और भी दो टाइप है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी हम उसके बारे में देखेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टाइप है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं टाइप 1, उसका दूसरा नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस। उसका नाम क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट, इसको शॉर्ट में कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस, IDDM। ओके, तो इंसुलिन डिपेंडेंट उसका नाम है, उसका उसका मीनिंग बताता है। ओके, तो मैं आपको इसके लिए इंसुलिन डिपेंडेंट और दूसरा टाइप भी मैं बता देता हूँ, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस। ओके, तो दोनों जो टाइप है, एक डायबिटीज जिसमें पेशेंट को इंसुलिन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। कौन से इंसुलिन के ऊपर, एक्सटर्नल इंसुलिन, जो बाहर का इंसुलिन है उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। दूसरा टाइप है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस, इसमें पेशेंट को बाहर से इंसुलिन नहीं लेना पड़ता। ओके, तो बाहर से इंसुलिन नहीं लेना पड़ता, फिर भी उसको डायबिटीज कैसे होता है ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि इंसुलिन क्या है, व्हाट इज इंसुलिन एग्जैक्टली। ओके, और इंसुलिन का इस डायबिटीज में क्या रोल है ये पहले हमें समझना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन एक्चुअली होता क्या है। तो आपको पता है हमारा जो जीआई ट्रैक है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनमें एक ग्लैंड है उसको हम कहते हैं पैनक्रियास। उसको ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि इट सीक्रेट्स हार्मोन्स एज वेल एज इसमें से कुछ एंजाइम भी सीक्रेट होते हैं। सो इट इज एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम में या फिर हार्मोनल सिस्टम में आपने दोनों का डिफरेंस सुना होगा, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। ओके, तो पैनक्रिया का जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है, दो पोर्शन होते हैं पैनक्रिया के, एक होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है एंडोक्राइन। ओके, तो इस तरह का मानो उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो जो आगे का जो हेड का पार्ट है उसमें से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो एंजाइम क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं और डाइजेशन करते हैं। तो जो एंजाइम सीक्रेट करने वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। और जो टेल पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, टेल का पार्ट, वहां पर एग्जैक्टली तीन तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर तीन तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। ये जो सेल है इसमें से हार्मोन निकलते हैं, और हार्मोन जिसमें से भी निकलते हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ओके, तो अल्फा सेल से कौन निकलता है, तो अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन, अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स से कौन निकलता है, इसमें से निकलता है इंसुलिन। और डेल्टा से निकलता है सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन एक ही नाम है वो, सोमेटोस्टैटिन। ओके, तो अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, ये तीन अलग अलग तरह के सेल्स मिलते हैं। और इन सेल्स का शेप कैसा होता है, उनका आकार कैसा होता है, किसी आइलेट की तरह। आइलेट आपको टापू पता होगा, समुद्र में बीच में थोड़ी सी जमीन होती है, उसको आइलेट या फिर टापू कहा जाता है। ओके, तो उस आइलेट की तरह इन सेल का आकार होता है, शेप होता है, इसलिए उनको आइलेट कहा जाता है। ओके, तो अल्फा सेल्स, ओके, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, इनको बीटा सेल्स ऑफ
आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। ओके, तो बीटा उनका नाम है, बीटा सेल्स उनका नाम है। ऑफ आइलेट क्यों कहा गया? क्योंकि आइलेट की तरह उनका शेप है। एंड बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्यों कहा गया? क्योंकि लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया था, इसलिए उसको बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ओके, तो अल्फा, बीटा और डेल्टा तीन सेल में से निकलता है रिस्पेक्टिवली ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन। ओके, और ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? हमारे ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओके, तो किस तरह से, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि किस तरह से वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि किस तरह से इंसुलिन या और ग्लूकागॉन ये दोनों क्या करते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओके, तो जब कभी भी हम फूड इनटेक करते हैं, फूड, तो फूड का क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद उस फूड में से मिलता है हमें शुगर। तो कॉम्प्लेक्स फूड में से सिंपल फूड, ये सब आपको पता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल है, स्टार्च होगा, उसका ब्रेकडाउन होता है, हमें मिलता है शुगर। तो शुगर एंटर करता है इन द ब्लड। ब्लड में शुगर आने के बाद इसका सिग्नल जाता है हमारे पैनक्रियाज के पास। पैनक्रियाज के पास सिग्नल जाता है कि अभी हमारे ब्लड में शुगर आ चुका है, तो अभी उस शुगर को यूटिलाइज करना होगा। तो फिर पैनक्रिया में एक सेल कंट्रोलर बैठा होता है, मतलब पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला एक एंजाइम है, उसको हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन, जो डेल्टा सेल में होता है, डेल्टा सेल में होता है। तो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन जैसा भी सिग्नल आएगा उसके अनुसार काम करता है। अभी सोमैटोस्टैटिन को कैसा सिग्नल मिला कि ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ गई है, तो ब्लड की शुगर की लेवल कम करने वाला, मतलब ब्लड में जो भी शुगर है उसको यूटिलाइज करने वाला हार्मोन सिक्रेट करना होगा। तो ब्लड में जो भी शुगर है उसको यूज करने वाला जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। तो ये क्या करता है? इंसुलिन को सिक्रेट करता है। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज द की, चाबी है। किस चीज की चाबी है इंसुलिन? जो ब्लड में शुगर है उसको सेल के अंदर ले जाने की चाबी कौन है? वो हमारा इंसुलिन है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक मॉडल बताता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक ताला है, यानी बंद है। ओके, तो इस ताले के बाहर समझ लो ब्लड है। अभी ब्लड में क्या सिचुएशन है? हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज आ चुका है। अभी इस ग्लूकोज को क्या करना है? सेल के अंदर जाना है। इस तरफ सेल है, लेकिन यहाँ पर सेल के अंदर एंट्री नहीं है ग्लूकोज को। ओके, तो इस जो ताला है, इस ताला खुलने के बाद ही दरवाजा खुलेगा और जो बाहर ग्लूकोज है वो अंदर जा सकेगा। तो फिर ये जो ताला है इसको कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। इस ताले को क्या कहते हैं? इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन को रिसीव करने वाला एजेंट। ओके, तो इसको खोलने के लिए कौन चाहिए? इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन रिसेप्टर को खोलने के लिए कौन चाहिए? इंसुलिन चाहिए। तो अभी हमारे पास कौन है? इंसुलिन है। इंसुलिन इसकी चाबी है। तो जब ये इंसुलिन आएगा और यहाँ पर ये ऐसा खुल जाएगा, और ये खुलने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? दरवाजा खुल जाएगा। और दरवाजा खुलने के बाद जो बाहर ब्लड था, बाहर मतलब शुगर, ब्लड में जो शुगर था वो शुगर सेल के अंदर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से इंसुलिन क्या करता है? हमें मदद करता है किस चीज के लिए? ब्लड में जो शुगर है वो सेल के अंदर जाने के लिए। और जब कभी भी जो शुगर है वो सेल के अंदर जाता है तो सेल क्या करता है? उसको या तो यूटिलाइज करता है या स्टोर करता है। यूटिलाइज मतलब यूज करता है किस चीज के लिए? तो एनर्जी के लिए, एटीपी बनाने के लिए। और अगर ज्यादा मात्रा में आता है शुगर, उसको कुछ सेल्स होते हैं जैसे लीवर के सेल होंगे या मसल के सेल होंगे, उनको
स्टोर कर लेता है। ओके, उनको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ग्लाइकोजिन में। ओके, तो इस तरह से इस इंसुलिन को आइदर यूज किया जाता है या फिर स्टोर किया जाता है। ओके, तो ये तो हुआ एक मैकेनिज्म। तो ये तो कब होता है, जब हम फूड अंदर लेते हैं तब। अगर मान लो बहुत दिनों तक हम फूड लेते ही नहीं, हम एक फास्टिंग करते हैं, बहुत दिनों तक फास्टिंग करते हैं, या फिर किसी वजह से हमें फूड नहीं मिलता है बहुत दिनों तक, तो फिर बहुत दिनों तक या घंटों तक भी हम, मान लो हमें 2 टाइम खाने की आदत है, लेकिन कभी कभी दोपहर को हमें खाना ही नहीं मिला, तब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। हम काम तो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर हम खाना नहीं करते खाते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत है। तो अभी बाहर से तो एनर्जी नहीं आ रही है, तो फिर ऐसे वक्त पर फिर से ब्लड में शुगर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कि ब्लड में शुगर आ ही नहीं रहा। ब्लड को तो शुगर देना है, किसको शुगर देना है, ब्लड को, सेल को शुगर पहुंचाना है, लेकिन ब्लड में शुगर आ ही नहीं रहा। तो फिर इसका सिग्नल फिर से जाता है हमारे मास्टर सेल के पास, डेल्टा सेल के पास। मास्टर सेल में सोमैटोस्टैटिन है, कंट्रोलर बैठा है। कंट्रोलर को अब एहसास होता है क्या, कि अभी ब्लड में शुगर की लेवल कम है। ओके, तो इंसुलिन की अभी जरूरत ही नहीं, क्योंकि शुगर ही नहीं। अभी कोई ऐसा एजेंट चाहिए जो पहले शुगर को बढ़ाए, जो शुगर की लेवल को बढ़ाए। तो फिर वो दूसरा एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। और ये जो ग्लूकागॉन है, ये क्या करता है, जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म करता है और उसको फ्री फॉर्म में अवेलेबल करता है। फ्री फॉर्म में जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन का लाइसिस करता है, जिसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते। और ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज बनता है, और फिर वो जो ग्लूकोज है ब्लड में हमें अवेलेबल होता है। और फिर से जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ेगी, फिर से उसका सिग्नल जाता है पैनक्रिया को, सोमैटोस्टैटिन को। सोमैटोस्टैटिन फिर से इंसुलिन सीक्रेट करता है, और इंसुलिन क्या करेगा, उस ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाएगा। तो इस तरह से इसको बैलेंस, इसको तराजू कहते हैं। जैसे तराजू होता है, दुकानदार के पास एक तराजू होता है, वो तराजू क्या करता है, बैलेंस करता है। वैसे ही ये जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों क्या करते हैं, शुगर लेवल को बैलेंस करने का काम करते हैं, और इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है सोमैटोस्टैटिन। ओके, तो इस तरह से यहाँ तक तो आप समझ गए कि इंसुलिन का काम क्या है। अभी 2 तरह का डायबिटीज हो सकता है, यहाँ तक हमने देखा नॉर्मल, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इस मेटाबॉलिज्म में अगर बिगाड़ आता है, गड़बड़ी आती है, तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसको डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है। तो मैं फिर से इस लॉकेट की मॉडल को आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये डिसीज होता है। ओके, तो 2 तरह से ये डिसीज हो सकता है। ओके, तो 2 तरह से ये डिसीज हो सकता है। 2 तरह से मतलब 2 टाइप यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके। सबसे पहले अभी आपको मैकेनिज्म पता है, क्या मैकेनिज्म है हमारे पास, ये ब्लड में जो क्या है, अभी ग्लूकोज है, और ये ताला है, किस चीज का ताला है, इट इज अ लॉक ऑफ द सेल, सेल का लॉक है, सेल के ऊपर जो दरवाजा है उसका लॉक है। तो अभी इस ताले को खोलना है, इसका नाम क्या है ताले का, इंसुलिन रिसेप्टर। जब ये इंसुलिन रिसेप्टर खुलेगा, तब बाहर जो शुगर है, बाहर मतलब ब्लड में जो शुगर है वो एंटर करेगा सेल के अंदर। ओके, तो इसलिए किसकी जरूरत है, चाबी की जरूरत है, और चाबी कौन है हमारे पास, इंसुलिन है। तो अभी क्या होता है, कभी कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, उसका नाम आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो मतलब सेल्फ, और इम्यून मतलब हमारी खुद की इम्यूनिटी। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद कभी कभी उसकी जो खुद की इम्यूनिटी है, उसकी खुद की इम्यूनिटी क्या करती है, उसके खुद के सेल्स को दुश्मन समझती है। एक्चुअली इम्यूनिटी का काम क्या है, इम्यूनिटी आपको पता है हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता है, उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। उस इम्यूनिटी का काम क्या है,
जो बाहर से फॉरेन मटेरियल आता है, फॉरेन पार्टिकल आता है, उसके साथ लड़ना। ये काम किसका है? इम्यूनिटी का है। लेकिन कभी कभी इम्यूनिटी क्या करती है, हमारे बॉडी के खुद के जो सेल्स है उनको दुश्मन समझ लेती है, उनको फॉरेन समझ लेती है और उनको किल करना स्टार्ट कर देती है। और इस तरह का जो डिसीज है उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, कभी कभी हमारी खुद की इम्यूनिटी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। बीटा सेल को डिस्ट्रॉय, बीटा सेल कहाँ पर होते हैं? पैनक्रिया में। तो बीटा सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा? बीटा सेल का काम क्या है? इंसुलिन को सिक्रेट करना। चाबी का कारखाना। तो हमारा चाबी का कारखाना कौन है? बीटा सेल है। तो अगर बीटा सेल ही नहीं तो चाबी नहीं। ओके, और एक चाबी नहीं तो ये ताला कभी खुलेगा नहीं। और ये ताला अगर खुलेगा नहीं तो बाहर का जो ब्लड ग्लूकोज है वो अंदर सेल के अंदर नहीं जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ती जाएगी। दरवाजे के बाहर ही सब ग्लूकोज बढ़ते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से चाबी ना होने की वजह से, इंसुलिन ना होने की वजह से जो डायबिटीज होता है उसको हम कहते हैं पहला टाइप हमारा, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ओके, तो सिचुएशन क्या है हमारे पास? हमारे पास चाबी नहीं है, हमारे पास सिर्फ ताला है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बचपन में ही होता है। जब छोटे बच्चे में ही कभी कभी हो जाता है ऐसा कि उनमें इंसुलिन ही नहीं, क्योंकि चाबी बनाने का कारखाना बीटा सेल नहीं। तो ऐसे समय में क्या होता है, जब छोटे बच्चे या टीनेजर से, जो अडल्ट के पहले वाली जो स्टेज होती है उसको टीनेजर कहा जाता है। 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, उनमें ये परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। इसीलिए इसका दूसरा नाम देखो क्या है। इसका दूसरा नाम है जुवेनाइल वनसेट। वनसेट मतलब होने वाला, ऑकरिंग। किसमें होता है? ऑकरिंग मतलब होने वाला। किसमें होने वाला? जुवेनाइल में। जुवेनाइल इट इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर एडोलेसेंट किड्स, जो हम इसको पोगंडावस्था कहते हैं हिंदी में। तो जो किड और एडल्ट दोनों के बीच में, ओके, जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल, जुवेनाइल स्टेज। ओके, जो पूरी तरह से बच्चे भी नहीं है, पूरी तरह से अडल्ट भी नहीं है, ऐसी जो बीच वाली किशोर अवस्था, उसको हम किशोर अवस्था कहते हैं। तो किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर ये डिसीज दिखाई देता है। क्योंकि अगर फैक्ट्री नहीं है तो जन्म से ही नहीं होगी। फैक्ट्री पहले है और बाद में बड़े होने के बाद कभी इम्यूनिटी को लगा नहीं ये हमारी नहीं है, बाद में इम्यूनिटी उसको डिस्ट्रॉय करेगी, ऐसा नहीं होगा। इम्यूनिटी अगर उसको डिस्ट्रॉय करेगी तो बचपन में ही करेगी। इम्यूनिटी को अगर वो फॉरेन लगेंगे तो बचपन में ही लगेंगे, बाद में नहीं लगेंगे। 20 साल के बाद, 30 साल के बाद इम्यूनिटी को अचानक से उठकर वो उसको ऐसा लगेगा नहीं ये हमारा दुश्मन है, उसको किल करना है उस बीटा सेल को, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से कहने का क्या मतलब है कि इस कंडीशन में हमारे पास चाबी नहीं, मतलब इंसुलिन नहीं, तो क्या करना होगा? बाहर से इंसुलिन लेना होगा। और ये कितने दिन करना होगा? जब तक हमें जिंदा रहना है तब तक। इसके लिए दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ओके, पैनक्रियास ट्रांसप्लांट वगैरह हो सकता है लेकिन इट इज वेरी रेयर। तो हमें क्या करना होगा? इस केस में बाहर से इंसुलिन लेना होगा। यहाँ पर हमेशा के लिए पेशेंट को बाहर के इंसुलिन सोर्स के ऊपर डिपेंड रहना होता है। इसलिए तो इसका नाम क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं चलता है, इंसुलिन ही यहाँ पर काम करता है। ओके, सो दिस इज टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है, या फिर जुवेनाइल वनसेट डायबिटीज मेलाइटिस भी कहा जाता है। ओके, और इसका मेन रीजन होता है ऑटो इम्यून डिसीज। नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। दूसरा जो है हमारे पास वो है टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ओके, ये क्यों होता है? ओके, जनरली जो भी हमारा डायबिटीज होता है ना, वो दो ही कारण से होता है। एक तो ताला नहीं हमारे पास, या तो चाबी नहीं। एक तो ताला खराब है या फिर चाबी खराब है।
तो पहला हमने देखा कि चाबी हमारे पास नहीं थी, चाबी गायब थी, तो उसको हमने कहा इंसुलिन डिपेंडेंट। अभी दूसरी जो केस है उसमें शरीर में इंसुलिन तैयार होता है, मतलब चाबी का कारखाना है, ओके। लेकिन क्या होता है, अगर किसी वजह से इस रिसेप्टर के ऊपर जो की होल आपको दिख रहा है, दिस की होल इज द रिसेप्टर, इसको इंसुलिन रिसेप्टर कहा जाता है। तो किसी वजह से अगर इस रिसेप्टर के ऊपर कोई परत चढ़ जाए, कोई लेयर चढ़ जाए, ये ब्लॉक हो जाए, इसमें गंदगी जमा हो जाए, ओके, इसमें फैट जमा हो जाए, इसमें सीमेंट जमा हो जाए, किसी भी वजह से इस होल को अगर हम ब्लॉक कर दे या ये ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर ताला भी है, चाबी भी है, लेकिन चाबी इस ताले में नहीं जाएगी, फिट नहीं बैठेगी, और ये चाबी होते हुए भी इस ताले को खोल नहीं पाएगी, और इस कंडीशन को ही हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ऐसे केस में इंसुलिन बाहर से भी दो, बॉडी में भी है, लेकिन फिर भी काम ही नहीं करता, बॉडी में ऑलरेडी है फिर भी काम नहीं कर रहा, बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं, वो ड्रग क्या करते हैं, इस ब्लॉक को निकालते हैं, और वैसे जो ड्रग है वो ड्रग हम ब्लॉक को निकालने वाले ड्रग जो देते हैं उनको ही कहा जाता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक और ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट, ओके। तो ऐसे केस में हम इंसुलिन नहीं देते, वहां पर हम देते हैं ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट, ओके। तो ये जो टाइप था दूसरा टाइप, उसको हम कहते हैं टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। यहाँ पर इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, अदर ओरल ड्रग लेने पड़ते हैं। इसको मैच्योरिटी वन सेट कहा जाता है, इसके ऑपोजिट है। यहाँ पर हमने देखा था इट वाज जुवेनाइल वन सेट, मतलब किशोर अवस्था में होता है, लेकिन ये होता है मैच्योरिटी वन सेट में। और ये एक बात मैं और बता दूं, इट ऑकर्स इन ऑलमोस्ट ओनली 10% केसेस। जो पूरे केसेस है डायबिटीज के, उसमें 90% पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज होता है। इंडिया में तो मैक्सिमम जो डायबिटीज होता है वो टाइप 2 होता है, बाकी जो 10% है वो बाकी ये 3 केस में आता है, तो 3 केस में डिवाइड है, ओके, 3 टाइप में डिवाइड है। मेजर जो डायबिटीज का टाइप होता है वो होता है टाइप 2 डायबिटीज, इससे ही ज्यादा लोग परेशान होते हैं। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, और ये मैच्योरिटी में होता है। जब ये क्यों होता है, इट मे बी ड्यू टू जेनेटिक, घर में अगर किसी को प्रीवियस हिस्ट्री है तो होता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर की क्वांटिटी कम हो जाती है, रिसेप्टर नंबर ऑफ रिसेप्टर की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो चाबियां बहुत है, ताले कम है, ऐसा भी होता है, ओके। तो दो ही ये लॉक एंड की मॉडल आप अच्छी तरह से आप ध्यान में रखो। टाइप 1 में चाबी नहीं होती, टाइप 2 में ताला नहीं होता, ओके। तो इस वजह से क्या होता है, हमें ओरल एजेंट्स लेने पड़ते हैं, ओके। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और मैच्योरिटी वन सेट, मैच्योरिटी एज में होता है, क्योंकि क्या होता है, ये ताला ब्लॉक क्यों कैसे होता है, उसके ऊपर फैट डिपॉजिट हो सकता है, तो हमारी जो उसके रीजन में बता रहा था, जेनेटिक हो सकता है, या फिर हमारी बिजी लाइफस्टाइल, हमारा फूड अच्छे मतलब स्पाइसी फूड या ऑयली फूड ज़्यादा लेना, इसकी वजह से, या सिटिंग ज़्यादा देर तक बैठे रहना, सिटिंग वर्क जो होता है उसकी वजह से भी ये दूसरा टाइप हो जाता है, ओके। तो ज़्यादा अगर वेट बढ़ जाता है तो वेट बढ़ने से भी इसका होने का खतरा बढ़ जाता है, ओके। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और मैच्योरिटी वन सेट डायबिटीज मेलाइटिस, दीज आर मेन 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज। उसके अलावा कुछ अदर भी टाइप है, सिर्फ मैं उसका मेंशन करूंगा। एक नेक्स्ट टाइप है सेकेंडरी डायबिटीज। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जैसे हाइपरटेंशन में होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वैसे यहाँ पर भी है प्राइमरी। दीज आर प्राइमरी डायबिटीज। प्राइमरी मतलब मुख्य कारण डायबिटीज ही है, डायबिटीज होता है क्योंकि उसका मुख्य कारण ही डायबिटीज है। इसका सेकेंडरी डायबिटीज मतलब किसी और कारण की वजह से अगर डायबिटीज होता है, मतलब मेन डायबिटीज डिसीज है ही नहीं, दूसरे डिसीज की वजह से या दूसरे
किसी कारण की वजह से अगर डायबिटीज होता है तो उसको सेकेंडरी डायबिटीज कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल है उसके, लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। अगर पैनक्रियाटेक्टोमी की जाती है, व्हाट इज पैनक्रियाटेक्टोमी? अगर सर्जरी करके किसी का पैनक्रिया निकाल लिया जाता है। क्यों निकालते हैं भाई? अच्छा खासा पैनक्रिया कोई क्यों निकालेगा? अच्छा खासा नहीं, लेकिन अगर किसी का पैनक्रिया इन्फेक्टेड हो चुका है, अगर किसी का पैनक्रिया कैंसरस हो चुका है, पैनक्रियाटिक कैंसर हो चुका है, तो ऐसे केस में पैनक्रिया तो निकालना ही पड़ेगा। अगर पैनक्रिया नहीं निकाला तो वो पूरी मतलब उसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। इसलिए ऐसे केस में पैनक्रियाटेक्टोमी की जाती है, दैट इज रिमूवल, सर्जरी ऑफ पैनक्रिया, जिससे सर्जरी करके पैनक्रिया निकाल लिया जाता है। तो अभी पैनक्रिया नहीं तो फैक्ट्री नहीं। किस चीज की फैक्ट्री नहीं? चाबी, मतलब इंसुलिन की फैक्ट्री नहीं। इंसुलिन नहीं तो फिर क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से हो जाता है, या फिर इंसुलिन की इंसुलिन होते हुए भी उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाए तो उससे होता है। ओके, तो इंसुलिन फैक्ट्री नहीं तो इंसुलिन नहीं, और उसकी वजह से जो डायबिटीज होता है उसको हम सेकेंडरी डायबिटीज कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं, कुछ ऐसी फूड होते हैं, या कुछ भी हो सकता है, उसमें हम बता नहीं सकते। नेक्स्ट इज जेस्टेशनल डायबिटीज। व्हाट इज जेस्टेशनल डायबिटीज? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो बढ़ता है, नेचुरली बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो बेबी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का एक साइड इफेक्ट क्या है कि वो जो हार्मोन है वो हमारे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करता है। मान लो फिर से इस लॉक एंड की मॉडल में हम आ जाते हैं, तो क्या करेगा, ये जो हार्मोन है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, वो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। ओके, और इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से क्या हो जाएगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी, इंसुलिन को लॉक के अंदर फिट होना है, मतलब इसको इस रिसेप्टर की तरफ सेंसिटिव होना चाहिए, दोनों में अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर सेंसिटिव नहीं एक दूसरे के लिए, दो लोग सेंसिटिव नहीं तो दो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, दो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो उनका इंटरेक्शन नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से ये जो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, और उसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज होता है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। इट इज अ टेम्पररी डायबिटीज, ये सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, और नॉर्मली 90% केसेस में प्रेगनेंसी के बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। ओके, अगर नहीं होता है तो फिर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो दीज आर टाइप्स ऑफ डायबिटीज, ये सारे मेन टाइप्स है डायबिटीज के। यहाँ तक हमने देखा कि डायबिटीज क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल ब्लड शुगर क्या होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और डायबिटीज क्या है, ये हम अभी देखा है। तो अभी आपको पता है कि टाइप 1 में हमें इंसुलिन लेना पड़ता है, टाइप 2 में इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने वाले कुछ ड्रग लेने पड़ते हैं, जिनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसुलिन के बारे में, और फिर हम देखेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। इंसुलिन और उसके अलग अलग प्रिपरेशन, हम किस तरह से इंसुलिन को बनाते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। तो इंसुलिन आपको पता है कब यूज करना है, टाइप 1 डायबिटीज में, जब इंसुलिन बॉडी के अंदर तैयार ना हो, तो उस वजह से बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इट इज अ हार्मोन, और हार्मोन क्या होता है? इट इज अ प्रोटीन इन नेचर, ये प्रोटीन होता है। ओके, तो इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन इट इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो दो चेन यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। चेन ए होती है टोटल 21 अमाइनो एसिड की, और उसको लास्ट में होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, और चेन बी होती है टोटल 30 अमाइनो एसिड की, वहां पर एक साइड में होता है अमाइनो ग्रुप। ओके, दिस इज अमाइनो ग्रुप, दिस इज एसिड ग्रुप। ओके, इस तरह से ये बड़ी लॉन्ग चेन बनती है एक अमाइनो एसिड की। ओके, तो इस तरह से ये अमाइनो ग्रुप एक
किसका, एक अमीनो एसिड का और एक एसिड ग्रुप एक दूसरे अमीनो एसिड का। तो इस तरह से दो चेन एक दूसरे के साथ अटैच होती है विथ डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसको हम कहते हैं दो सल्फर इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक ब्रिज बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज। तो इसको कहा जाता है डाइसल्फाइड लिंकेज। तो डाइसल्फाइड लिंकेज के साथ ये अटैच होता है। तो सिर्फ आपको मेनली याद रखना है कि चेन ए और चेन बी एक दूसरे के साथ किस अमीनो एसिड से अटैच है। तो सेवन नंबर अमीनो एसिड ऑफ चेन ए इज अटैच्ड विथ 7 नंबर ऑफ अमीनो एसिड ऑफ चेन बी। यहाँ पर 20 नंबर अमीनो एसिड ऑफ चेन ए, दिस इज 20 नंबर अमीनो एसिड ऑफ चेन ए इज, तो 7 number amino acid of chain A is attached with 7 number amino acid of chain B, and 20 number amino acid of chain A is attached with 19 number amino acid of chain B। ओके, तो इसमें अमीनो एसिड के नाम भी यहाँ पर दिए अलग अलग, उसके एब्रिविएशन है, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ग्लूसिन। ओके, इस तरह से आपको ये सब पता है अमीनो एसिड के नाम किस तरह से होते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। ऐसा इंसुलिन होता है, इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल होता है कहाँ पर, हमारे बॉडी में बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है एक मॉलिक्यूल इस तरह का, और एक मॉलिक्यूल जाकर एक चाबी की तरह काम करता है जो एक सेल को खोलने का काम करता है, और फिर जाकर उस सेल में ब्लड में जो भी ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर करता है। ओके, सो दिस इज इंसुलिन मॉलिक्यूल। तो अभी इसका हम शॉर्ट में एसएआर देखेंगे। क्या है इसका एसएआर? इसका जब हमें इसको प्रिपेयर करना है, बाहर बॉडी से बाहर प्रिपेयर करना है, तो क्या ध्यान रखना होगा, क्योंकि बॉडी से बाहर क्यों तैयार करना है, कभी कभी किसी पेशेंट में इंसुलिन होता ही नहीं, चाबी है ही नहीं। ओके, चाबी की कमी है हमारे पास, तो फिर चाबी बाहर से देनी पड़ेगी, तो इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा, तो बाहर बनाना पड़ेगा लैब में। तो किस तरह से बनाना होगा, इसमें मॉडिफिकेशन कहीं पर चलता है क्या, कहाँ पर चलता है, ये हम देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इन इंसुलिन एसआर इज चेंज इन कन्फर्मेशन डिक्रीजेस एक्टिविटी। कन्फर्मेशन मतलब इसकी अगर सीक्वेंस या फिर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो ये जो आपके सामने इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, मान लो 7 नंबर एक दूसरे के साथ अटैच है, तो आपने अगर ऐसा कोई इंसुलिन बनाया जिसमें 8 और 7 अटैच है, काम नहीं करेगा। ऐसा कोई मेंबर बनाया जिसमें 15 और यहाँ पर 21 नंबर अटैच है, तो काम नहीं करेगा। तो जो कन्फर्मेशन आपको सामने दिख रहा है, जैसा स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, मतलब सीक्वेंस जो भी है, या फिर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है, ओके, एक मोतियों का हार जैसे होता है उसकी तरह जो स्ट्रक्चर है, ओके, उसकी तरह स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है, लेकिन वो क्या हम देखेंगे। डिस्टर्बेंस इन चेन ए सीक्वेंस डिक्रीजेस द एक्टिविटी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि चेन ए में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। चेन ए की सीक्वेंस आप बदल नहीं सकते। चेन ए को आप जैसे का वैसा आपको रखना होगा, उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। ओके, तो चेंज का आप कर सकते हैं। अमीनो एसिड 1 to 6, दिस अमीनो एसिड 1 to 6, जहां पर कनेक्शन है ना 7 से पहले, एंड 28 to 30, ओके, अमीनो एसिड 1 to 6 and 28 to 30 फ्रॉम चेन बी कैन बी रिमूव। इनको हम निकाल सकते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने की जरूरत नहीं। हम जब कभी भी लैब में इंसुलिन बनाएंगे तो हमारा जो इंसुलिन होगा वो इंसुलिन, उसमें अगर ये एक से लेकर 6 तक इतने अमीनो एसिड नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। उसमें अगर ये 28 से लेकर 30 अमीनो एसिड नहीं होंगे तो भी चलेगा। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, चेन ए का पूरा सीक्वेंस चाहिए, पूरा वैसे का वैसे सीक्वेंस चाहिए, और चेन बी में 7 नंबर से लेकर 27 नंबर तक पूरे के पूरे अमीनो एसिड हमें चाहिए। ओके, तो बाकी हम निकाल सकते हैं। रिडक्शन ऑफ एनी चेन डिक्रीजेस एक्टिविटी।
व्हाट इज रिडक्शन? ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट। ओके, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम रिडक्शन की रिएक्शन करते हैं किसी भी चेन के ऊपर तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ओके, एनी मॉडिफिकेशन ऑफ साइड चेन, इसकी साइड चेन कौन है? यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप है, वहां पर एक एसिड ग्रुप है, या कोई भी यहाँ पर अगर इस अमाइनो एसिड में जो भी एसिड वगैरह लगा है ये सब अमाइनो एसिड है, तो हर एक अमाइनो एसिड के पास अमाइनो ग्रुप है और एसिड ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है एसिड ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है एसिड ग्रुप है, तो सबकी साइड चेन है वही। तो उन साइड चेन में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हम करते हैं, एसिड को हम अल्कोहल में चेंज कर देते हैं, एसिड को ईस्टर में बदल देते हैं, तो उससे क्या होता है? डिक्रीजेस द एक्टिविटी। ओके, तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर में आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो, इतना ही चेंज कर सकते हो कि आप 1 से लेकर 6 जो अमीनो एसिड है उनको निकाल दो, 28 से 30 रखना है तो रखो आप, लेकिन रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दिस इज अबाउट एस से आर ऑफ इंसुलिन, और इंसुलिन को प्रिपरेशन कैसे करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन, कौन से टाइप्स होते। ओके, तो टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रेगुलर और सोल्यूबल इंसुलिन। उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है, इजीली सोल्यूबल हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इंसुलिन जो होता है वो हमारे जीआई ट्रैक में से, जीआई ट्रैक में जो एसिड होता है वो एसिड इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। वो जो एसिड क्या करेगा? इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इसका कन्वर्जन होगा सल्फाइड्रिल ग्रुप में। यहाँ पर हाइड्रोजन H+ इस सल्फर के पास अटैच हो जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? चेन ब्रेक हो जाएगी, सल्फाइड्रिल में चेंज हो जाएगी, इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी अबॉलिश हो जाएगी, कम हो जाएगी या मिट जाएगी, पूरी तरह से इसकी डिग्री एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम ओरली इंसुलिन को नहीं ले सकते। ओके, so insulin is always taken by parenteral route, जनरली इंट्राडर्मल रूट से। ओके, इस तरह से जहाँ पर भी पेट की वगैरह चर्बी होती है, यहाँ पर भी चर्बी होती है, उसमें इंट्राडर्मल रूट से हम उसको लेते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट खुद से ही इंजेक्शन लेते हैं। ओके, तो इस तरह से जो रेगुलर इंसुलिन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसकी वन सेट ऑफ एक्शन वो ये इट इज अ वन सेट ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन स्टार्ट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं वन सेट ऑफ एक्शन। तो उसको एक्शन दिखाने के लिए कितना देर लगता है? 2 से 3 घंटे। और ये 2 से 3 घंटे के बाद उसकी एक्शन स्टार्ट होती है, उसके बाद कितनी देर चलती है उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ओके, तो 3 घंटे के बाद स्टार्ट होगी एक्शन और कितनी देर तक चलेगी? लगभग 6 से 8 घंटे, उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सो इट इज अ शॉर्ट एक्टिंग, इसको हम शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं। एक्टिविटी अगर बढ़ानी है हमें तो उसका सॉल्ट बनाओ, उसका सस्पेंशन बनाओ। ओके, तो लेंटे इंसुलिन, लेंटे इंसुलिन में इंसुलिन और जिंक को हम एक साथ बनाते हैं, एक साथ उसका सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन बनने के बाद वो स्लोली रिलीज होता है और स्लोली रिलीज होने की वजह से उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, मोर देन 8 आवर्स वो काम करने लगता है। वैसे ही अगर आपको 24 आवर्स से भी ज्यादा देर तक एक्शन चाहिए तो एक और सस्पेंशन बनाओ, जिंक की जगह पर प्रोटामाइन के साथ, प्रोटामाइन इट इज वन अमाइन, उसके साथ इंसुलिन का कॉम्बिनेशन बनाओ, सस्पेंशन बनाओ, उसको हम कहते हैं आइसोफेन इंसुलिन। ओके, तो आइसोफेन इंसुलिन उसकी भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन और ऑल फॉर्म्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन। सबसे इफेक्टिव कौन सा है? इट इज अ ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन क्या है? पुराने जमाने में इंसुलिन, जब ह्यूमन को इंसुलिन देना पड़ता था तब वो ऑक्स या फिर पिग्स इनमें से निकाला जाता था, लेकिन ऑक्स या फिर पिग्स इनका जो इंसुलिन होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे ह्यूमन इंसुलिन की तरह नहीं होता है, अलग स्ट्रक्चर होता है उनका। और हमें चाहिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा अगर स्ट्रक्चर है तो ये हमारी बॉडी में काम करेगा। तो इसकी वजह से आगे चलकर क्या हुआ, दिक्कत होने लगी, एनिमल का इंसुलिन हमारे अंदर काम ना करने की वजह से। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, किसी ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन का जो इंसुलिन है वो आइसोलेट किया
हमारे ब्लड में से इंसुलिन आइसोलेट किया और फिर उस इंसुलिन को ई कोलाई जो बैक्टीरिया है या फिर ईस्ट है, एक एग्जांपल लिया ई कोलाई को, इस्चेरिशिया कोलाई इस बैक्टीरिया के कल्चर में ऐड किया। यहाँ पे तभी आपको पता है बैक्टीरिया क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। तो उस कल्चर के साथ जो इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन, वो भी मल्टीप्लाई होने लगा और ये किया उन्होंने विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये बायोटेक की एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहां पर ह्यूमन डीएनए और माइक्रोबियल डीएनए उन दोनों को मर्ज किया जाता है और एक नया डीएनए बनाया जाता है। ओके, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। कॉम्बिनेशन करने के बाद इसका एक कॉम्बिनेशन ह्यूमन का डीएनए जो इंसुलिन से आता है और बैक्टीरिया का डीएनए जो ई कोलाई से आता है, उनको मर्ज किया और एक नया डीएनए बना, उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उस टेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनता है उसको कहा जाता है ह्यूमन इंसुलिन। और वही ह्यूमन इंसुलिन मैक्सिमम आज के ज़माने में हम यूज़ करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर लगभग हमारे नॉर्मल इंसुलिन की तरह है, क्योंकि उसका आधा पार्ट तो हमारे ह्यूमन इंसुलिन से ही आया है। ओके, इस तरह से जो इंसुलिन है वो हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन तो पहले से है, चाबी पहले से है, लेकिन लॉक खराब है। तो लॉक को ठीक करना है, मतलब रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है। रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी, जब उसके ऊपर जो ब्लॉक है वो निकल जाएगा। तो ब्लॉक निकलने वाले जो ड्रग होते हैं उनको हम कहते हैं ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट। इसमें हम ये सारे क्लासेस अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। सल्फोनिल, यूरियाज, ये सारे आपके सिलेबस में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें एग्जांपल है 12 ब्यूटामाइड, क्लोरोप्रोपेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमेपिराइड। These are first generation sulfonylureas. These are second generation sulfonylureas. बाइगोनाइड्स, इसमें मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन आता है। थायाजोलिडिन डायोन, प्यूग्लिटाजोन, अरोजिग्लिटाजोन। मेग्लिटिनाइड्स में रेपाग्लिनाइड, नाइट्रिग्लिनाइड एंड अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, इनमें अकार्बोज एंड ग्लूकोज। ओके, तो ये सारे एग्जांपल, ये सारे ड्रग हम देखने वाले हैं, उनका मैकेनिज्म देखने वाले हैं, किस तरह से वो लॉक को ठीक करेंगे, किस तरह से रिसेप्टर को ठीक करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। इंसुलिन के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर सल्फोनिल यूरियाज। ओके, सल्फोनिल और यूरिया दो वर्ड से बनता है, मतलब इसमें सल्फोनिल ग्रुप होगा प्लस यूरिया होगा। ओके, तो सल्फोनिल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, ये जो SO2 आपको दिख रहा है, दिस इज सल्फोनिल ग्रुप एंड दिस इज यूरिया। ओके, तो मेनली इसमें होगा सल्फोनिल यूरिया, ये फंक्शनल ग्रुप। दो तरफ R ग्रुप है। ओके, तो इसमें अलग अलग एग्जांपल हम प्रिपेयर करेंगे बाय रिप्लेसिंग दिस R ग्रुप, R एंड R डैश ग्रुप। ओके, तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, एक ही एग्जांपल इसका हम एक फर्स्ट जनरेशन का देखेंगे, एक सेकंड जनरेशन का देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है हमारे पास 12 ब्यूटामाइड, 12 ब्यूटामाइड, ग्लिमेनक्लामाइड, these are all फर्स्ट जनरेशन सल्फोनामाइड। फर्स्ट जनरेशन मतलब क्या, जो पहले डिस्कवर हुए और जिनकी इफेक्टिविटी थोड़ी सी कम है। बाद में उनके डिसएडवांटेज दूर करके साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया और दूसरे एक अच्छे इफेक्ट देने वाले ड्रग को डेवलप किया, उनको कहते हैं सेकंड जनरेशन सल्फोनिलूरिया। उसका एग्जांपल है ग्लिमेपिराइड, ग्लिपिजाइड, ये सब उसके एग्जांपल है। ओके, तो सल्फोनिलूरिया में अभी आपको अगर SAR की हम बात करें तो इसमें ये जो दो R ग्रुप है, ये दोनों R ग्रुप लिपोफिलिक होने जरूरी है फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। दिस R ग्रुप शुड बी लिपोफिलिक इन नेचर। ओके, अगर इस R ग्रुप की जगह पर कोई भी इस तरह से मतलब मिथिल इथिल ग्रुप होता है तो वो एक्टिविटी दिखाएगा। ये दोनों भी देखो, डोल ब्यूटामाइड एग्जांपल में दोनों ये जो CH3 मिथिल ग्रुप और ब्यूटिल ग्रुप दोनों यहाँ पर लिपोफिलिक ग्रुप है, वो इसलिए एक्टिविटी दिखाता है। उसकी जगह पर इस मिथिल ग्रुप की जगह पर R पोजीशन के ऊपर
इस प्यारा पोजीशन के ऊपर अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो क्लोरीन के लगाने के बाद इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लोरीन और एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम वहां पर लगाते हैं तो इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर हम मिथिल की जगह पर क्लोरीन लगाते हैं और यहाँ पर ब्यूटिल की जगह पर हम प्रोपिल ग्रुप लगाते हैं, तो हमारा दूसरा एग्जांपल बन जाता है, दैट इज क्लोरप्रोपेमाइड। ओके, आईयूपीएसी नेम किस तरह से बना है देखो। ये आईयूपीएसी नेम जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा है, दैट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ टोल ब्यूटामाइड। आप अकॉर्डिंगली क्लोरप्रोपेमाइड का बना सकते हो। तो तीसरे पोजीशन के ऊपर नंबरिंग हमें बेसिकली हमारे यूरिया को देनी है 1 2 3। तीसरे पोजीशन के ऊपर ब्यूटिल ग्रुप है, तो वो हमने लिख दिया। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर यहाँ पर एक बड़ी साइड चेन है, इसलिए ब्रैकेट लिया हमने। फिर उसके 4 पोजीशन के ऊपर मिथिल ग्रुप है, इसलिए 4 मिथिल, देन बेंजीन सल्फोनिल। ओके, तो 1 पोजीशन के ऊपर कौन है, 4 मिथिल बेंजीन सल्फोनिल, सल्फोनिल ग्रुप। आपको पता है, मैंने बताया आपको, ये SO2 क्या है, सल्फोनिल ग्रुप होता है। ओके, एंड लास्टली ब्रैकेट क्लोज यूरिया। तो यूरिया को 3 पोजीशन के ऊपर ब्यूटिल है और 1 पोजीशन के ऊपर 4 मिथिल बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप अटैच। ओके, तो इस तरह से आप अलग अलग उसके डेरिवेटिव बना सकते हो, नोमेनक्लेचर कर सकते हो। यहाँ पर क्लोरीन है तो आप 4 मिथिल की जगह पर सिर्फ आपको क्या करना है, 4 क्लोरो करना है, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिल। और यहाँ पर ब्यूटिल की जगह पर क्या है, प्रोपिल है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर करना है 3 प्रोपिल। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस चेंज होगी, पहले ये ब्यूटिल ग्रुप था, बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए हमने ब्यूटिल पहले लिखा। यहाँ पर MnO3, यहाँ पर क्लोरो होगा, मिथिल की जगह पर क्लोरो होगा, तो क्लोरो की वजह से जो 4 पोजीशन का ये जो हम लिखेंगे, तो ये पहले लिखेंगे और 3 प्रोपिल बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से हम सिर्फ हमें क्या करना है, जो साइड चेन है, साइड चेन को अल्फाबेटिकली नाम देने। तो किस तरह से देने आप, आपको पता है। ओके, तो इस तरह से टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड। तो एससीआर की भी बात हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि लिपोफिलिक होना जरूरी है। इस प्यारा पोजीशन के ऊपर अगर कोई क्लोरो वगैरह ग्रुप हम हैलोजन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर यहाँ पर हम बल्कि ग्रुप डालते हैं, एक बड़ा ग्रुप डालते हैं दोनों साइड के ऊपर, तो सेकंड जनरेशन एजेंट हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो SO2, इस बेंजीन रिंग को एक बड़ा बल्कि ग्रुप हमने ऐड किया, और इधर भी इस नाइट्रोजन को इस R ग्रुप की जगह पर, यहाँ पर देखो C4H9 था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या डाला, एक साइक्लोहेक्सीन ग्रुप डाला। ओके, सो यहाँ पर भी ये जो साइक्लोहेक्सीन रिंग होगी या कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, द साइक्लिक स्ट्रक्चर in place of R1 increases the activity. Cyclic structure in place of R1 increases the activity. तो लिपोफिलिक तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर चेन होगा तो एक्टिविटी कम होगी, दैट विल बी फर्स्ट जनरेशन। लेकिन साइक्लिक ग्रुप है तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन ड्रग। और इधर R की जगह पर भी अगर हम बड़ा ग्रुप डालते हैं, बल्कि ग्रुप डालते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग डालते हैं, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक एडिशनल नाइट्रोजन हमने डाला, उसकी वजह से एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो दोनों नाइट्रोजन है एक सॉकेट बनाते हैं। ये जो दो नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर एक नाइट्रोजन और यहाँ पर एक नाइट्रोजन, इसके लोन पेयर, ये क्या करते हैं, सॉकेट बनाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही नाइट्रोजन था, 2 नाइट्रोजन है, लेकिन ये दूर दूर नहीं है, पास पास है, ये सॉकेट नहीं बनाते। लेकिन ये जो 2 नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये दूर दूर है, एक सॉकेट बनाते हैं और वो रिसेप्टर के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट करते हैं। कौन से रिसेप्टर के साथ, वो हम इस मैकेनिज्म में अभी देखेंगे। तो जनरली हम क्या समझ लेंगे कि जनरली सेल में क्या होता है, इंसुलिन के जो बीटा सेल होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से जो इंसुलिन निकलता है, तो वो कैसे निकलता है, सबसे पहले उस बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर करेगा। किसी भी सेल को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज फॉर एनर्जी चाहिए। ओके, तो ग्लूकोज एंटर, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, एबनॉर्मली हम डायबिटीज की बात नहीं कर रहे।
विदाउट डायबिटीज नॉर्मल इंसान में क्या होता है, ग्लूकोज एंटर करता है। ग्लूकोज किसकी मदद से एंटर करता है, तो ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसफर करने वाले बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जिनको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, और शॉर्ट में उनको GLUT फॉर ग्लूकोज, T फॉर ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला। उनके आगे एब्रिविएशन लगते हैं 1 2 3 4, अलग अलग उनके टाइप होते हैं, इसलिए उनको 1 2 3 4 नाम दिया गया है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 क्या करता है, यहाँ पर 2 काम करता है। 2 का क्या करता है, ग्लूकोज को अंदर भेजता है। ग्लूकोज अंदर आएगा तो एटीपी जनरेट होगी, ऑब्वियसली ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, वो साइकिल में एंटर करेगा, आपको पता है, और एटीपी जनरेट होगी। एटीपी वो एटीपी क्या करेगी, एनर्जी क्या करेगी, एटीपी मेडिएटेड जो यहाँ पर चैनल होता है, एक चैनल, उसको हम कहते हैं पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल जिसमें से पोटेशियम K+ बाहर जा रहा होता है, उस पोटेशियम चैनल को ये एटीपी ब्लॉक करता है, तो पोटेशियम को बाहर जाने से रोकता है। ई फ्लक्स ये सब हम बात कर चुके हैं। इनफ्लक्स क्या होता है, ई फ्लक्स क्या होता है, तो ई फ्लक्स मतलब बाहर जाना, तो पोटेशियम का बाहर जाना रुक जाता है, और उससे सेल का क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। ये भी हम बात कर चुके हैं एक्शन पोटेंशियल में, सब बात हम कर चुके हैं, व्हाट इज रीपोलराइजेशन, व्हाट इज डीपोलराइजेशन। तो इस पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने के बाद सेल का डीपोलराइजेशन होता है, और डीपोलराइजेशन होने के बाद आपको पता है कैल्शियम चैनल जो वोल्टेज का क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, और करंट क्यों जनरेट हुआ, करंट डीपोलराइजेशन की वजह से, आपको पता है। तो डीपोलराइजेशन की वजह से करंट जनरेट होता है, और वोल्टेज जनरेट होने की वजह से कैल्शियम का गेट ओपन होता है, उसको हम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल कहते हैं। और वो कैल्शियम के गेट ओपन होने की वजह से कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम के ब्लैक आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, दैट इज कैल्शियम। तो कैल्शियम जैसे अंदर आता है तो वो कैल्शियम क्या करता है, यहाँ पर जो वेसिकल है, यहाँ पर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो थैलिया है, किसकी थैलिया, जो इंसुलिन से भरी हुई जो सैक्स है, उनको बस्ट करते हैं, और वहां से इंसुलिन रिलीज होता है। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, नॉर्मली बीटा सेल्स से इंसुलिन निकलता है। लेकिन अगर ग्लूकोज ही सेल के अंदर आना बंद है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर काम ही नहीं कर रहा है, ओके, तो उसकी सेंसिटिविटी नहीं है कुछ, तो तब क्या करता है, हमारे जो 2 कैटेगरी के ड्रग है, सल्फोनिल यूरिया एंड ग्लिनाइड्स, रैपेगिनाइड्स, नाइट्रोग्लिनाइड, ये सब ड्रग यही काम करते हैं, दोनों का मैकेनिज्म एक ही है। सल्फोनिल यूरिया, ब्यूटामाइड, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, सभी ड्रग यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, दे ब्लॉक डायरेक्टली दिस पोटेशियम चैनल। तो जो काम पहले ग्लूकोज अंदर आने के बाद एटीपी फॉर्म करने के बाद करता था, तो वो हमारा काम डायरेक्टली ड्रग करते हैं बाय ब्लॉकिंग दिस पोटेशियम चैनल। और ये पोटेशियम चैनल ब्लॉक करने के बाद जो आगे की चेन है वो स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, और कैल्शियम अंदर जाता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम अंदर जाता है, और इंसुलिन रिलीज होता है। तो इस तरह से इंसुलिन हमारे बॉडी में यहाँ पर यूज किया जाता है, या फिर उसका सिक्रेशन बढ़ता है। ओके, तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ 2 क्लास ऑफ ड्रग्स, सल्फोनिल यूरियाज एंड ग्लिनाइड्स। ओके, उसके कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर देखे, टोलब्यूटामाइड्स और क्लोरोप्रोपेमाइड, ग्लिपिजाइड, अदर एग्जांपल है, उनके स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है, और मैकेनिज्म भी उनका जनरली सिमिलर। सो दिस वाज द SCR अबाउट सल्फोनिल। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखेंगे, दैट इज थायाजोलिडिन डायोन्स। दूसरा यहाँ पर हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, थायाजोलिडिन डायोन्स, दूसरा क्लास। सो नेक्स्ट कैटेगरी फ्रॉम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओके, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, इनको हाइपोग्लाइसेमिक क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ग्लाइसेमिक इसका सीधा उसका मीनिंग होता है ब्लड शुगर। ग्लाइसेमिक मतलब ब्लड शुगर, हाइपो मतलब बिलो। ओके, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मतलब ओरली जो हम लेते हैं किस चीज के लिए, ब्लड शुगर को लो करने के लिए। हाइपो मतलब लो। ओके, तो ब्लड शुगर को लो करने के लिए
ओरली हम जो एजेंट लेते हैं उनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। इसमें हम दो कैटेगरी अब देख चुके हैं, सल्फोनिलूरियाज, और उसी की तरह लगभग दूसरी भी कैटेगरी है ग्लिनाइड्स। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास थायाजोलिडीन डायोन्स। ओके, तो उसका नाम ही आपको उसका स्ट्रक्चर बताता है। व्हाट इज थायाजोलिडीन? ये जो आपको बीच का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज थायाजोलिडीन। ओके, थाया मतलब सल्फर, एजा मतलब नाइट्रोजन, तो थाया एजा, और 5 मेंबर मतलब ओल, थाया प्लस एजा प्लस ओल प्लस इडीन। इडीन क्यों लगता है? क्योंकि सैचुरेटेड है इसलिए। तो ये पूरा बनकर मिलता है, पूरा मिलकर बनता है थायाजोलिडीन। ओके, और उसको 2 ऑक्सीजन लगे हैं इसलिए उसका नाम है डायओन। ओएन मतलब ऑक्सीजन, डाई मतलब 2, तो थायाजोलिडीन डायओन, उसके नाम से आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। उसका एग्जांपल हम एक देखेंगे, रोजीग्लिटाजोन। ओके, रोजीग्लिटाजोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो इस आर की जगह पर एक बड़ी साइड चेन यहाँ पर अटैच है। ओके, तो रोजीग्लिटाजोन किस तरह से स्ट्रक्चर बना है, देखो हमने क्या किया, इस थायाजोलिडीन को नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5। 5 पोजीशन के ऊपर एक बड़ी साइड चेन है इसलिए ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 4, क्योंकि देखो ब्रैकेट बन गया मतलब हम आगे चल गए। आगे चलने के बाद जो साइड चेन है उसको फिर से साइड चेन है इसलिए उसको नंबरिंग दी, उसके 4 पोजीशन के ऊपर साइड चेन है इसलिए 4 हमने दिखा दिया, 4 पोजीशन के ऊपर साइड चेन है 4 दिखा दिया। फिर जो साइड चेन है उसको फिर से साइड चेन है इसलिए फिर से ब्रैकेट आ गया। तो ये सारे सिस्टम आईयूपीएसी की आपको पता है। तो दूसरे पोजीशन के ऊपर देखो क्या है, 2 इन ब्रैकेट एन मिथाइल। ओके, एन पोजीशन के ऊपर कौन है, मिथाइल है, तो लिख दिया हमने। फिर एन पोजीशन, इसी एन पोजीशन के ऊपर कौन है, यहाँ पर देखो 2 पायरिडीन, दिस इज पायरिडीन। और पायरिडीन जब पायरिडीन रिंग जब साइड चेन की तरह काम करती है तो उसको हम पायरिडिल कहते हैं। और पायरिडिल कौन से पोजीशन से अटैच है, पायरिडिल की दूसरी पोजीशन है इसलिए इसका नाम है 2 पायरिडिल। तो 2 पायरिडिल, ओके, यहाँ पर हमने उसका नाम दे दिया। अमाइनो, इसको हम अमाइनो कहेंगे क्योंकि अमाइनो का ही डेरिवेटिव है, NH2 का ही यहाँ पर उसके हाइड्रोजन रिप्लेस हुए तो अमाइनो। फिर इथॉक्सी, इतना जो ग्रुप यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज इथॉक्सी, दिस इज इथिल ग्रुप, उसको ऑक्सीजन, दैट इज इथॉक्सी, ब्रैकेट क्लोज। फिर आता है हमारा बेंजील। बेंजील कौन सा है, ये बेंजीन है और बेंजीन को CH2 अटैच है, दिस इज बेंजील। ओके, तो बेंजील ब्रैकेट क्लोज। तो 5 पोजीशन के ऊपर इतना बड़ा जो साइड चेन है उसको हमने नाम दे दिया। लास्ट में बचता है हमारा थायाजोलिडीन, उसका नाम लिख दिया। और डायोन ये जनरल नाम है इसलिए पोजीशन नहीं दिखाई, लेकिन आईयूपीएसी में पोजीशन दिखानी पड़ती है डबल बॉन्ड O की। तो यहाँ पर 2 और 4 पोजीशन के ऊपर 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 4 डायोन। ओके, तो इस तरह से उसका आईयूपीएसी नेम होता है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो कुछ हमें सेलुलर लेवल के ऊपर समझना होगा, जेनेटिक लेवल के ऊपर समझना होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, जीन्स। ओके, और ये जीन्स क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे प्रोटीन्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और उसमें ही एक जीन्स है उसका नाम है PPAR। ओके, और जीन्स या फिर उस जीन्स को एक्टिवेट करने वाला ये रिसेप्टर है। ओके, एक जीन्स को अलग अलग जो जीन्स होते हैं एंजाइम्स प्रोटीन्स, उस जीन्स को एक्टिवेट करने वाला रिसेप्टर कौन है, पैराक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, PPAR गामा। ओके, तो PPAR गामा क्या है, इट इज अ न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक रिसेप्टर होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको न्यूक्लियर रिसेप्टर कहा जाता है। तो हमारे जो TZD, इट इज थायाजोलिडीन डायोन्स, वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं इस रिसेप्टर के ऊपर। यहाँ पर मान लो ये रिसेप्टर होगा PPAR गामा। ओके, और बाइंड करके एक्टिवेट करेंगे उस रिसेप्टर को, और वो एक्टिवेट करने के बाद PPAR गामा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या करता है,
इट इन्फ्लुएंस ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके, ये जो पीपीआर गामा है वो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मॉडिफाई करके क्या करता है, वो ग्लूकोज एंड लिपिड का मेटाबॉलिज्म करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे लिपिड और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, इट स्टिमुलेट इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ग्लूटाथोन। ओके, वो ट्रांसक्रिप्शन मतलब बनने की प्रक्रिया, किसकी बनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ये एक वन ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, इसलिए ड्रग को काम करना पड़ा। 2 या 4 है, कोई भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यहाँ पर 2 है, वहां पर 4 है, लेकिन वो एक ही कैटेगरी के सब होते हैं। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, इसलिए ड्रग को काम करना पड़ा। अगर हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को स्टिमुलेट करें, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की क्वांटिटी बढ़ाए, तो वो क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक। ओके, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 ये क्या करता है, ग्लूकोज को अपटेक बढ़ाता है सेल में। जैसे आपने देखा यहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करता था, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेने का काम करता था। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करेगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 ये ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा ग्लूकोज, और इसको बढ़ाने का काम कौन करता है, पीपीएआर गामा। वो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, और इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, ड्रग। सो इट इज अ चेन। ओके, टीजेडी पहले एक्टिवेट करेगा पीपीएआर अल्फा को, पीपीएआर अल्फा फिर एक्टिवेट करेगा या फिर ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाएगा किसका, ग्लूट 4 का, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 का, और फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 मदद करता है फॉर स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज अपटेक। ओके, तो इस तरह से वो काम करते हैं थायाजोलिडिन डायोन। नेक्स्ट इसमें बाइगोनाइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारा बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड इसका मैकेनिज्म जो होता है वो इतना अभी भी मतलब इतना नोन नहीं है, ज्यादा उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये बाइगोनाइड्स क्या करते हैं, ये जनरली ग्लूको इट स्टॉप्स ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर। ओके, तो लीवर में नया ग्लूकोज फॉर्मेन तैयार होने की जो प्रक्रिया है उसको रोकने का काम करते हैं। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, न्यू मतलब न्यू, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। नया ग्लूकोज फॉर्म होने की जो प्रक्रिया है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, और ये प्रक्रिया होती है लीवर में। ओके, इससे क्या होता है, लीवर ग्लूकोज तैयार करता है बॉडी में, अलग अलग ग्लाइकोजन वगैरह से जो स्टोर होता है वहां पर ग्लाइकोजन, उससे ग्लूकोज तैयार करता है और रिलीज करता है ब्लड में। तो ऑलरेडी हमारे ब्लड में ग्लूकोज, जो डायबिटीज पेशेंट है उसके ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज की जो क्वांटिटी बढ़ चुकी है, तो इसमें लीवर और मदद करता है उसको बढ़ाने में। तो ये जो ड्रग क्या करते हैं, बाइगोनाइड्स, उसको रोकने का काम करते हैं। ओके, इसमें एग्जांपल है मेटफॉर्मिन का। मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बाइगोनाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक गोनेडिन न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज वन गोनेडिन। ओके, दिस इज सेकंड गोनेडिन। दो गोनेडिन जब मर्ज होते हैं तो हमें मिलता है बाइगोनाइड। ओके, और बाइगोनाइड का ये डेरिवेटिव होता है मेटफॉर्मिन। ओके, सो दिस वाज अबाउट बाइगोनाइड्स। यहाँ पर हमने 3-4 क्लास यहाँ पर कवर कर लिए। नेक्स्ट विल बी आवर अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसिडेज क्या है यह हमें पहले जानना है। अल्फा ग्लूकोसिडेज एक एंजाइम होता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम निकालेंगे। इस तरह की एक डायग्राम है, आपको पता है ऑलरेडी इसके बारे में। दिस इज स्टमक, दिस इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूओडेनम, बीच का जेजुनम, लास्ट का इलियम। डेडुनम, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, तो
जेजुनम जो बीच वाला पार्ट है, जेजुनम पार्ट, वहां पर ब्रश बॉर्डर होती है, वहां पर क्या होता है, ब्रश बॉर्डर के ऊपर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज। ओके, जब भी हम खाना खाते हैं, मान लो हमने खाना खा लिया, तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, और जब भी कार्बोहाइड्रेट यहाँ से जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है, यहाँ से सब आसपास ब्लड वेसल होते हैं, लेकिन वो ब्लड वेसल उस कार्बोहाइड्रेट को खींच नहीं सकते ब्लड में। ओके, तो यहाँ पर होता है एक एंजाइम ग्लूकोसिडेज, वो क्या करता है, उस कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। ओके, तो जो बड़ा कार्बोहाइड्रेट का टुकड़ा आ गया, स्टार्च का टुकड़ा आ गया, उसको काटने का काम कौन करेगा, एक ग्लूकोसिडेज करेगा। और ग्लूकोसिडेज एग्जांपल भी हमने दिया है, लाइक सुक्रोज होगा, माल्टोज होगा, उसका कन्वर्जन, सुक्रोज, माल्टोज, दीज आर डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जो डाइसैकेराइड है उसको कन्वर्ट करके वो मोनोसैकेराइड बनाएगा, एक सिंपल शुगर में बनाएगा। कौन, ये सब काम करता है ग्लूकोसिडेज, और ये अच्छा काम करता है किस केस में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जैसे हम खाना खाते हैं, तो हमारे खाने में जो भी ग्लूकोज है वो खींचने का काम या फिर उसको ब्रेक तोड़ने का काम, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कौन करता है, ग्लूकोसिडेज करता है। हमारे केस में अच्छा है वो, क्योंकि उसके अगर ग्लूकोसिडेज हमारे शरीर में ना होता तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही ना आता। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उनके ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और फिर ये ग्लूकोसिडेज भी क्या कर रहा है, जो भी खाने में ग्लूकोज आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, उनको तोड़कर ग्लूकोज बना रहा है, जो कि इजीली फिर ब्लड खींच लेता है। ओके, तो हमारे ड्रग क्या करते हैं, इस ग्लूकोसिडेज को, इस एंजाइम को यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोसिडेज नहीं होगा, तो फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट आएगा जीआई ट्रैक्ट में, तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो सुक्रोज है, माल्टोज है, उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो जो आजू बाजू में ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल के जो ब्लड है वो ग्लूकोज को खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ग्लूकोज वहां पर है ही नहीं। और बड़े शुगर को खींच नहीं सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, और जो ब्लड वेसल की पोर साइज होती है वो कम होती है, उसमें से बड़े मॉलिक्यूल नहीं आ सकते अंदर। तो इस वजह से क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और जैसे ही वो आते वैसे वो जीआई ट्रैक्ट से वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर चले जाते, और हमारे खाने में जो भी शुगर है वो शुगर अनचेंज्ड फॉर्म में वैसे की वैसे बाहर, बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये सारे ड्रग यही काम करते हैं, वो इस अल्फा ग्लूकोसिडेज को इनिबिट करते हैं। जनरली ये जो ड्रग है ये वेट लॉस करने में भी बहुत कारीगर साबित होते हैं, वेट लॉस में भी ये दिए जाते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, उसका एग्जांपल है ओग्लिबोस। ओग्लिबोस, इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरह से स्ट्रक्चर है, बहुत सारे OH ग्रुप इसके, अल्कोहल ग्रुप है, और एक ट्रैप की तरह ये काम करता है, एक जाली की तरह काम करता है, जो कि उस अल्फा ग्लूकोसिडेज को, उस एंजाइम को ट्रैप करने का काम करता है। तो इसका जो यूनिक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द एक्टिविटी। ओके, तो बेसिकली आपको ये लास्ट में जो दिखेगा 1 2 3 4 टेट्राओल, ये जो स्ट्रक्चर है इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, टेट्रा मतलब 4, ओल मतलब अल्कोहल, 1 2 3 4 टेट्राओल, दिस इज आवर पेरेंट स्ट्रक्चर। ओके, तो इट इज, सॉरी, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ से साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 टेट्राओल, दिस इज आवर पेरेंट स्ट्रक्चर। तो साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 टेट्राओल को क्या क्या अटैच है देखेंगे। 5 पोजीशन के ऊपर एक साइड चेन अटैच है, कौन सी साइड चेन अटैच है 5 पोजीशन के ऊपर, 1 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन 2ईल, दिस इज 1 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1 2 3 मतलब 3 कार्बन का प्रोपेन, 2 पोजीशन से अटैच है इसलिए 2ईल, उसके बाद अमाइनो, तो 5 पोजीशन के ऊपर ये इतना साइड चेन अटैच है। ओके, फिर से 1 पोजीशन के ऊपर, इस 1 पोजीशन के ऊपर 2 है, यहाँ पर ये एक साइड चेन है, दैट इज 1 हाइड्रोक्सीमिथिल, दिस इज हाइड्रोक्सीमिथिल, और फिर साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 टेट्राओल,
This is IUPAC name. Okay, so this was about अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर. ओके, तो यहाँ पर हमारा जो मेजर पार्ट है एंटी डायबिटिक एजेंट का वो खत्म होता है. एंटी डायबिटिक एजेंट में हमने इंसुलिन देखे, उसके डेरिवेटिव देखे, इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखा, उसका एसीआर देखा, बाद में सल्फोनिलयूरियाज, उसके बाद थायाजोलिडिन डायोन्स, उसके बाद अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर एंड बाइगोनाइड्स. ये सब हमने तकरीबन मेजर क्लासेस कवर कर लिए इस यूनिट के. नेक्स्ट इस यूनिट में जो पॉइंट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है लोकल एनेस्थेटिक. इसी यूनिट का पार्ट है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करेंगे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट. नेक्स्ट टॉपिक इन आवर दिस यूनिट इज लोकल एनेस्थेटिक. तो हम अभी देखने जा रहे हैं व्हाट आर लोकल एनेस्थेटिक. तो लोकल एनेस्थेटिक देखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया क्या होता है. तो आपने जरूर एक चीज के बारे में सुना होगा, एनाल्जेसिक. ओके, व्हाट इज एनाल्जेसिक, जिसको हम दर्दनाशक भी कहते हैं, ओके, पेन किलर भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक. ओके, अल्जेसिया का मतलब होता है पेन. अल्जेसिया का मतलब होता है पेन. तो अल्जेसिया के ऑपोजिट जो काम करता है उसको हम कहते हैं अनअल्जेसिया. अनअल्जेसिया उसको हम शॉर्ट में कहते हैं अनअल्जेसिक. ओके, तो जो दर्द को मिटाता है उसको हम कहते, मिटाने वाला जो है, दर्द को मिटा तो कोई नहीं सकता लेकिन कम कर सकता है. जो दर्द का परसेप्शन जो है उसको कम कर सकता है उसको कहते हैं एनाल्जेसिक. और एनाल्जेसिक जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिया. तो एनाल्जेसिक जब हम लेते हैं, तो मान लो मेरे दांत में दर्द है, तो मेरे दांत में दर्द है मुझे कब पता चलता है, जब मेरे दांत के जो वहां पर सेंसरी न्यूरॉन है वो उस दर्द को महसूस करके उसका सिग्नल मेरे ब्रेन को भेजते हैं. जब मेरे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है तब मुझे पता चलता है कि वहां पर कुछ तो भी तकलीफ है. और ये जरूरी है क्योंकि बॉडी में कुछ भी अगर तकलीफ है तो आपको समझना चाहिए कि उस जगह पर कुछ तकलीफ है और हमें उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है. ओके, लेकिन कभी कभी जब ये दर्द बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाता है तब हम उसको कम करने के लिए कुछ ड्रग लेते हैं. तो वो ड्रग क्या करता है, उस डिसीज को दूर नहीं करता, उस तकलीफ को दूर नहीं करता, सिर्फ जो तकलीफ हो रही है उसका मैसेज ब्रेन तक जाने से रोकता है. तो एनाल्जेसिक क्या करते हैं, एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करता है. मतलब क्या है, जो सिग्नल जा रहा है उसको स्टॉप करता है. तो एनाल्जेसिया सिर्फ पेन का सिग्नल वहां पर जाने से रोकता है. एनास्थेटिक क्या है, एनास्थेटिक वहां पर एनास्थेटिक और एनाल्जेसिया दोनों सिमिलर टर्म है, लेकिन दोनों में डिफरेंस मेन क्या है यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे. ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया. कुछ लिमिटेड एरिया में, कुछ एक ही एरिया में अगर हम उस सेंसेशन को पूरी तरह से अगर लॉस करते हैं, अल्जेसिया में एनाल्जेसिया में पूरी तरह से सेंसेशन का लॉस नहीं होता है, कम होता है. लेकिन एनेस्थेटिक जहां पर भी पेन है या फिर जहां पर, और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम दर्द होने के बाद लेते हैं. एनाल्जेसिक हम कब लेते हैं, दर्द होने के बाद लेते हैं. लेकिन एनेस्थेटिक हम कब लेते हैं, अगर कोई ट्रीटमेंट करनी है हमें, मान लो दांत निकालना है, दांत किसी तरह से खराब हो चुका है और उसको निकालना है, या डेंटल कोई प्रोसीजर करनी है, या फिर सुचर लगवाने, हाथ को मेरे जख्म होती है कहीं पर, किसी वजह से हाथ के ऊपर जख्म होती है तो वहां पर सुचर करवाने, टाके डालने, तब उस जगह पर टाके डालते वक्त जो दर्द होता है उस दर्द को मेरे ब्रेन तक नहीं पहुंचना चाहिए. इसलिए उस सेंसेशन को, उस न्यूरॉन कंडक्शन को वहीं पर उस जगह पर ब्लॉक करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक एक इंजेक्शन दिया जाता है. ओके, उससे पूरी बॉडी को एनेस्थीसिया नहीं मिलता है, सिर्फ पर्टिकुलर जगह पर ही एनेस्थीसिया मिलता है और उसको हम कहते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया. ओके, तो दर्द होने से पहले ही जो हम लेते हैं उसको एनेस्थेटिक कहते हैं, दर्द होने के बाद जो हम लेते हैं उसको हम एनाल्जेसिक कहते हैं. ओके, तो इस तरह से ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल, इस वर्ड को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रिवर्सिबल. मान लो या लिमिटेड एरिया को आप इग्नोर करो,
जनरल एनेस्थेटिक की बात करते हैं। जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन ऑल बॉडी पार्ट। लिमिटेड एरिया की जगह पर सिर्फ आप ऑल बॉडी पार्ट और सीएनएस लिख दो तो हो जाएगा जनरल एनेस्थेटिक। तो मान लो कोई पेशेंट है, किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन करने के लिए उसको अगर जनरल एनेस्थेटिक दे दिया, तो जनरल एनेस्थेटिक देने के बाद जब ऑपरेशन हो गया, उसको सुचर वगैरह डाल दिए, सब उसका अच्छी तरह से ऑपरेशन हुआ, लेकिन अगर वो वापस ही नहीं आया, तो अगर वो उठा ही नहीं, तो वो हमेशा के लिए बेहोश ही रहा, तो कोमा में चला गया, तो ऐसा अगर हुआ तो चलेगा क्या? जरूर नहीं चलेगा। ऐसा क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसे ट्रीट करना था भाई, उसको मारना नहीं था। ओके, तो इस वजह से क्या है, ये जो अनस्थेसिया है इसका इफेक्ट रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब जब कभी भी वो प्रोसीजर खत्म होती है तो उसका जो सेंस है, उस पर्टिकुलर एरिया का सेंस वापस आना चाहिए। इसलिए ये जो वर्ड है इस डेफिनेशन में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। तो जो सेंस है वो वापस आना चाहिए। अगर हम वो लॉस ऑफ सेंसेशन किसी एक लिमिटेड एरिया में करते हैं, हाथ में करते हैं, पाँव में करते हैं, किसी लिमिटेड एरिया में करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक। और अगर पूरी बॉडी में हम उसको पूरी बॉडी को हम एनेस्थेटाइज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक। ओके, तो लोकल एनेस्थेटिक के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे उसमें भी स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है। आपको पता है जो हमारा ब्रेन है या सीएनएस है, जिसमें होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो कभी कभी ड्यूरिंग सिजेरियन या कोई बड़ी अगर चाइल्ड बर्थ होता है, तो चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर सिजेरियन करना पड़ता है, तो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकलते हैं, पेरिफेरल नर्व्स, पूरी बॉडी में पूरे पेरिफेरल नर्व्स को ब्लॉक किया जाता है। तो उस समय सिर्फ उस व्यक्ति का जो सिर है वो या फिर ब्रेन है, वो ब्रेन सिर्फ अलर्ट रहता है, बाकी पूरी जो बॉडी पार्ट है बिलो द नेक, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, वहां पर अनेस्थेटाइज हो जाती है, और उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेसिया, उसमें उसको भी हम लोकल एनेस्थेसिया ही कहते हैं। ओके, तो चाहे किसी एक ऑर्गन का हो, चाहे किसी एक पार्ट का हो, या फिर पूरे स्पाइनल कॉर्ड से नीचे, मतलब नेक से नीचे पूरे एरिया का हो, जो जितना भी एनेस्थेसिया है उसको हम लोकल एनेस्थेसिया ही कहते हैं। उसको हम जनरल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया हम कब कहेंगे? जब पूरी तरह से हम बेहोश हो जाते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि कब सर्जरी हो गई, और डायरेक्टली बाद में हमें होश आता है, उस टाइप के एनेस्थेसिया को हम कहते हैं जनरल एनेस्थेसिया। ओके, तो यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक जो होते, जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स है, उनका एसएआर हम देखेंगे। तो कुछ केमिस्ट्री के पॉइंट है कि किस तरह से हमें लोकल एनेस्थेटिक को डिजाइन करना है, या फिर उनका जनरल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे। सो वी विल सी एसएआर और लोकल एनेस्थेटिक स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, जो एरोमेटिक रिंग है, वो एरोमेटिक रिंग इसमें बहुत जरूरी है। जो बीच में आपको एरोमेटिक रिंग दिख रही है, इसको हम लिपोफिलिक ग्रुप भी कहते हैं, या फिर हाइड्रोफोबिक ग्रुप। लिपोफिलिक मतलब लिपिड लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, या फिर वाटरफोबिक उसको हम कहेंगे। ओके, तो ये जो लिपिड लविंग ग्रुप है, लिपोफिलिक ग्रुप है, इट इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस ट्रिपल बी, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। क्रॉस करने के लिए एरोमेटिक रिंग इज वेरी मच नेसेसरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है या फिर ये जो लिपोफिलिक ग्रुप है, यहाँ पर आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कॉमन स्ट्रक्चर। दिस इज ईस्टर, ईस्टर का डेरिवेटिव है, और दिस इज अमाइड। ओके, दो आपको पता है लोकल एनेस्थेटिक के दो क्लास होते हैं, ईस्टर्स एंड अमाइड्स। ओके, तो दोनों में कुछ इस तरह का जनरल स्ट्रक्चर हमें दिखता है। दोनों में, ईस्टर्स और अमाइड में, एक लिपोफिलिक ग्रुप होता है और दूसरा हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है। एक लिपिड लविंग होता है, लिपिड की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों जरूरी है टू शो देयर एक्शन। ओके, तो लिपोफिलिक जो ग्रुप है, इट आल्सो इंक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ओके, सो लिपोफिलिक ग्रुप दो चीजों के लिए मेनली जरूरत होती है, ट्रिपल बी क्रॉस करने के लिए, एज वेल एज टू इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ओके, अगर इस लिपोफिलिक ग्रुप के ऊपर
हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर देते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस आर ग्रुप की तरह जगह पर लगाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में चले जाएंगे इस बेंजीन के अंदर। फिर इस तरह से आपको ये रेजोनेंस मैंने आपको पूरी तरह से बताया था। तो रेजोनेंस में जाने के बाद ये यहाँ पर आने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो फिर से इस कार्बन के पास, और कार्बन के पास आने के बाद ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलरेडी है, तो ये दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन एक खींच लेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाएगा। और एंड दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दिस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड और इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऑक्सीजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से ये रिसेप्टर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है और रिसेप्टर से इजीली बाइंड होता है। जो सोडियम चैनल को हमें ब्लॉक करना है मैकेनिज्म में हम देखने वाले हैं, तो सोडियम चैनल का जो रिसेप्टर होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं इसके ऑपोजिट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, NH2 लगाते हैं, हम अमाइनो ग्रुप लगाते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो एक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर हम ऑपोजिट ग्रुप लगाते हैं, मान लो नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये ऑक्सीजन भी इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नाइट्रो ग्रुप भी, तो ऑक्सीजन भी एक तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और नाइट्रो ग्रुप दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, तो इस चीज को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि इस बेंजीन रिंग के इस प्यारा पोजीशन के ऊपर आर ग्रुप की जगह पर हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों एक्टिविटी इंक्रीज होती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो रेजोनेंस में चला जाता है और वो जो इलेक्ट्रॉन है फिर ऑक्सीजन के पास जाने की वजह से ऑक्सीजन इजीली वहां पर रिएक्ट करता है। देन फेन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन लिंकर चेन, तो ये तो हमने बात की इस लिपोफिलिक ग्रुप की। अभी ये लिंकर चेन या जो बीच में इंटरमीडिएट चेन है इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर एक R1 ग्रुप आपको दिख रहा है, तो R1 ग्रुप की जगह पर कोई भी चेन हो सकती है, ब्रांच्ड चेन हो सकती है या फिर स्ट्रेट चेन हो सकती है। तो ये कार्बन की चेन जितनी हम लंबी करेंगे इसमें उससे क्या होगा, इसकी लिपिड सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। जितनी चेन लंबी होगी उतनी ही उसकी लिपिड की सोल्युबिलिटी बड़ी होगी, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होगा। जितनी लंबी चेन उतना उसको मेटाबोलाइज होने में वक्त लगेगा और उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी भी बढ़ेगी। इस चीज को भी हमें देखना होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ रहा है, अच्छी बात है, ज्यादा देर तक काम करेगा, लेकिन टॉक्सिसिटी भी बढ़ रही है। तो इसलिए इतना भी ज्यादा हमें उस चेन को नहीं खींचना है कि टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाए और उससे उस पेशेंट को कोई असर पड़े। ओके, सो दिस इज वन पॉइंट। देन यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा, अमाइड्स आर मोर स्टेबल देन ईस्टर। अभी हम इन दोनों की बात करें तो दिस इज ईस्टर, R(C)O(O)R', दिस इज ईस्टर एंड दिस इज अमाइड। ओके, तो अमाइड जो होता है इट इज मोर स्टेबल देन ईस्टर। दोनों में अगर आप बात करें तो अमाइड ज्यादा स्टेबल होता है। देन हाइड्रोफिलिक ग्रुप हेल्प्स टू पेनिट्रेट नर्व मेम्ब्रेन। तो हमने अभी इंटरमीडिएट चेन की बात की, उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोफिलिक ग्रुप की। ये ग्रुप क्यों जरूरी है, ये ग्रुप जरूरी है टू एंटर इनटू और टू पेनिट्रेट इनटू नर्व मेम्ब्रेन। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ। मान लो ये सेल है और इस न्यूरॉन की सेल है और इसके अंदर जाना है, किसको जाना है, हमारे ड्रग को। तो जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग होता है, ओके, नॉन आयोनाइज्ड वो इजीली जा सकता है एज कंपेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग। ओके, जिसके ऊपर कोई चार्ज है या आयन है
तो आयनिक ड्रग इजीली अंदर नहीं जा सकता, नॉन आयोनाइज्ड अंदर इजीली जा सकता है। तो ये लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों एंड है, ये एक दूसरे को न्यूट्रल करके एक नॉन आयोनिक ड्रग बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, नॉन आयोनिक ये जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप ये नॉन आयोनिक एंड की तरह काम करता है, और हाइड्रोफिलिक ग्रुप से ये जो ड्रग है हमारा अंदर एंट्री करता है। अंदर एंट्री करने के बाद वो अंदर जाने के बाद आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो अपने आप को बदल सकता है। हाइड्रोफिलिक ग्रुप क्या कर सकता है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकता है अपने इस R2 और R3 के साथ, और जो नॉन आयोनिक था वो अंदर जाने के बाद आयोनिक में चेंज हो जाता है, और जब ये आयोनिक में बदल जाता है तभी ये एक्शन दिखा सकता है। ओके, तो आयोनिक होना जरूरी है, लेकिन अंदर जाने के लिए नॉन आयोनिक होना जरूरी है। और दूसरी एक मजे वाली बात आपको मैं बताता हूँ, नॉन आयोनिक जो है वो इजीली अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद आयोनिक होने की वजह से वो बाहर नहीं आ सकता। आपको पता है इस मेम्ब्रेन से कौन अंदर बाहर जा सकता है, सिर्फ नॉन आयोनिक बाहर अंदर बाहर जा सकता है। ड्रग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अंदर आयनिक होने की वजह से वो अंदर ही रुक जाता है, और इसी को आयन ट्रैपिंग कहा जाता है। तो आयन ट्रैपिंग मैकेनिज्म दिखाता है, आयन ट्रैपिंग मैकेनिज्म की वजह से ज्यादा देर तक वो अंदर रहता है और ज्यादा देर तक अपने इफेक्ट दिखाता है। सो दिस ग्रुप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंट्री इनटू द दिस नर्व एंडिंग और नर्व सेल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एक वैसोकंस्ट्रिक्टर के बारे में। अगर हम किसी भी लोकल एनेस्थेटिक के साथ वैसोकंस्ट्रिक्टर देते हैं, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हम यहाँ पर अगर हम देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे। मान लो इस सेल के अंदर हमारा ड्रग अभी जा चुका है। ओके, दिस इज सेल, दिस इज नर्व सेल, इसके अंदर हमारा ड्रग गया है और वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है। इसके आजू बाजू में जो भी ब्लड होगा वो ब्लड क्या करेगा, इस ड्रग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जितना ज्यादा ब्लड इस सेल के आसपास होगा वो क्या करेगा, ब्लड उस ड्रग को अपनी तरफ खींच लेगा, और वो ब्लड क्या करेगा, उस ड्रग को अपने लोकल एनेस्थेटिक को ले जाएगा लीवर के पास फॉर देयर मेटाबॉलिज्म। तो इस सेल के आसपास जितना ज्यादा ब्लड होगा उतना जल्दी हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा। ओके, तो ड्रग का इफेक्ट कम ना हो इसलिए हमें क्या करना है, जो नर्व सेल है, जो टिश्यू है, मसल है, जहां पर इंजेक्शन दिया है वहां का ब्लड सप्लाई कम करना है। और ब्लड सप्लाई कम करने के लिए वहां की जो पाइप्स होते हैं, जो पाइप्स उनको हम वेसल कहते हैं, उन वेसल का क्या करना है, हमें यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन करना है। इन वेसल का क्या करना है, हमें कंस्ट्रिक्शन, मतलब वहां पर उनकी साइज कम करनी है, और उसी को कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। जो वेसल का कंस्ट्रिक्शन करने के बाद वहां का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो ड्रग है वो ड्रग ज्यादा देर तक यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ब्लड क्या करता है, उस ड्रग को लेकर जाता है लीवर के पास मेटाबॉलिज्म करने के लिए। ओके, तो जितना ज्यादा देर तक वो अब उस जगह पर रहेगा उतना ज्यादा देर तक वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ये जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक है वो जनरली वैसोकंस्ट्रिक्टर के साथ दिए जाते हैं। उसका एक एग्जांपल है एपिनेफ्रिन। ओके, इट इज अ एड्रेनर्जिक ड्रग एपिनेफ्रिन। ओके, तो एपिनेफ्रिन के साथ दिए जाते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन टू इंक्रीज देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उससे उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट SAR of local anesthetic. Next, we will discuss about mechanism of action of local anesthetic agent. Local anesthetic agent, they act by binding voltage gated sodium channel. Okay, तो इसके बारे में हमें बात करनी है कि क्या होते हैं आखिर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सोडियम चैनल क्या है, तो तीन तरह के सोडियम जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है तीन फॉर्म में हमें मिलता है। पहला फॉर्म है रेस्टिंग या फिर क्लोज्ड, जहां पर नर्व सेल के ऊपर
एक चैनल होता है तो तीन फॉर्म में होता है, तीन स्टेट में होता है। एक तो रेस्टिंग मतलब आराम करता है, बंद होता है, फिर से वो ओपन होता है। ओपन कब होता है? जब उसमें से सोडियम अंदर आना स्टार्ट होता है, उसको हम ओपन कहते हैं। दूसरा है ओपन है लेकिन सोडियम अंदर नहीं आ रहा है, या फिर उस आने की क्वांटिटी कम हो गई, उसको हम कहते हैं इनएक्टिव। ओपन है बट एक्टिव नहीं है। ओके, सो रेस्टिंग इज क्लोज्ड, ओपन इज एक्टिव, ओपन प्लस एक्टिव, एंड दिस इज ओपन प्लस इनएक्टिव। ये इनएक्टिव है, ये ओपन होता है लेकिन इनएक्टिव होता है। ओके, इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्शन पोटेंशियल कॉजेज ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। ये हम एक्शन पोटेंशियल में देख चुके हैं ऑलरेडी कि जब करंट आता है, एक नर्व से दूसरा नर्व के ऊपर कंडक्शन जाता है। मान लो यहाँ पर कोई जख्म है, यहाँ पर ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पर काटना है। तो जब भी हम ऑपरेशन करते हैं या सुचर डालते हैं, यहाँ पर टाके डालते हैं, तो यहाँ पर जो भी नर्व होगी वो नर्व एक दूसरे के साथ अटैच होकर ब्रेन से कनेक्ट होगी। तो जब कभी भी यहाँ पर सुचर करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इस नर्व को ब्लॉक करेंगे। मतलब यहाँ से जो मैसेंजर है, वो मैसेज है, वो जाना ही नहीं चाहिए ऊपर। ओके, तो इजीली वहां पर सुचर होना चाहिए। तो ये मैसेज जाता कैसे है? तो एक्शन पोटेंशियल करंट जनरेट होके जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, एक नर्व से दूसरे नर्व की तरफ करंट जाता है, और उस दूसरे नर्व के पास करंट आने के बाद उसका सोडियम चैनल ओपन हो जाता है। तो पहले उस न्यूरॉन का या नर्व सेल का जो सोडियम चैनल था वो क्या था? रेस्टिंग था, आराम कर रहा था, क्लोज था। वो अभी क्या हो गया? ओपन हो गया। ओपन होने की वजह से क्या हो गया? सोडियम सेल के अंदर आना स्टार्ट हो गया। उसको हम कहते हैं सोडियम इनफ्लक्स। इन मतलब इनसाइड, फ्लक्स मतलब आना। तो कौन आ रहे हैं? सोडियम किसके अंदर? उस नर्व सेल के अंदर आ रहे हैं। और नर्व सेल के अंदर आने के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पिछली बार भी बताया था, बाहर पॉजिटिव होते हैं, अंदर नेगेटिव होते हैं। दिस इज पोलर स्टेज। ओके, जब ये किसी वजह से नर्व कंडक्शन या फिर कोई करंट वहां पर आता है, करंट आने की वजह से ये वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड उसका नाम ही आपको बताता है उसका काम। करंट आने, दूसरा कहीं से करंट आने की वजह से जो ओपन होता है उसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड। यहाँ पर करंट कहाँ से आता होगा? स्टिमुलस, जो हम टाके देते वक्त जो हम सुई चुबाते उससे स्टिमुलस आता है, वो स्टिमुलस उस करंट को जनरेट करता है। तो उसी मैकेनिज्म को तो हम रोकना है, तो हम पहले नॉर्मल मैकेनिज्म अभी देख रहे हैं। नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता है, ये पॉजिटिव यानी प्लस क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं, और अंदर आने की वजह से पॉजिटिव निगेटिव मिक्स हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। पहले पोलर था, वो पोलर कट गया, उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो सोडियम इनफ्लक्स होता है, डीपोलराइजेशन होता है, और ये पहली स्टेज कंप्लीट होती है। डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है? ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। ये अगली स्टेज है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी सब। ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, तो जो सोडियम अंदर आता है तो पोटेशियम K+ बाहर जाता है, और फिर से क्या होता है? रिपोलराइजेशन। मतलब जो डीपोलराइजेशन हुआ था तो फिर से रिपोलराइजेशन, मतलब जो ग्राफ पहले ऐसा गया था तो फिर से ऐसा हो जाता है। तो इस समय जब ये रिपोलराइजेशन होता है तब सोडियम चैनल ओपन होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इनएक्टिव क्या होता है, कि जो दूसरी स्टेज हो रही है रिपोलराइजेशन, जब पोटेशियम बाहर जा रहा है तब सोडियम जो चैनल है वो ओपन होता है लेकिन इनएक्टिव होता है, उसमें से सोडियम अंदर नहीं आता है। पोटेशियम बाहर जाता है लेकिन सोडियम अंदर नहीं आता है। तो ये जो हमारा अभी मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, मैकेनिज्म क्या करता है, हमारा लोकल एनेस्थेटिक क्या करता है, दे बाइंड्स विद बोथ ओपन एंड इनएक्टिवेटेड स्टेट। तो तीन स्टेट है हमारे, एक ही चैनल के तीन अलग अलग स्टेट है, अवस्थाएं है। कौन से? रेस्टिंग, ओपन, इनएक्टिव। इसमें से हमारे लोकल एनेस्थेटिक किसके ऊपर काम करते हैं? जो ओपन है और इनएक्टिव है। ओपन प्लस एक्टिव है उसको भी ब्लॉक कर देंगे, इनएक्टिव है उसको भी ब्लॉक कर देंगे। जो क्लोज्ड है उसको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं, उसका नाम ही क्लोज्ड है, ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, उसको क्यों क्लोज करेंगे। ओके, तो लोकल एनेस्थेटिक बाइंड्स विद बोथ ओपन एंड, यहाँ पर एंड करना होगा, एंड इनएक्टिवेटेड स्टेज।
ऑल लोकल एनेस्थेटिक आर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है। इसी को हम कहते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। मेम्ब्रेन जो है उसको स्टेबलाइज कर दिया। ओके, तो यहाँ पर जो इस तरह का ग्राफ आना चाहिए था वो इस तरह से आता है, सीधा जाता है ग्राफ, मतलब डीपोलराइजेशन भी नहीं होता है, रिपोलराइजेशन भी नहीं होता है, क्योंकि पहली स्टेज ही हमने यहाँ पर ब्लॉक कर दी। क्या ब्लॉक किया हमने? सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर दिया, मतलब यहाँ पर सोडियम का इनफ्लक्स हुआ ही नहीं, सोडियम अंदर आया ही नहीं, मतलब डीपोलराइजेशन हुआ ही नहीं। अगर डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो रिपोलराइजेशन भी नहीं होगा और मेम्ब्रेन स्टेबल रहेगी, ना ही डीपोलराइजेशन ना ही रिपोलराइजेशन, तो मेम्ब्रेन स्टेबल रहेगी और उसी को हम कहेंगे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ओके, they reversibly decreases rate of depolarization and repolarization, depth, that is depolarization and repolarization, and this reversibly is important। जब तक वो ड्रग वहां पर है वो ना ही डीपोलराइजेशन होने देगा ना ही रिपोलराइजेशन होने देगा। और जहां तक स्टिमुलस का मामला था तो मान लो यहाँ पर यहाँ पर दो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये इस तरह से न्यूरॉन की चेन है, तो इसमें करंट जनरेट हुआ, ऐसे समझ लो। इसने क्या किया, करंट इसको पास किया, लेकिन हमने इस न्यूरॉन को ब्लॉक कर दिया। तो अभी यहाँ पर करंट है, मतलब जहाँ पर सुचर हम डाल रहे हैं वहां पर करंट है, वहां पर तकलीफ हो रही है, लेकिन ये दूसरा न्यूरॉन जो यहाँ पर अटैच है उसको हमने ब्लॉक कर दिया है, तो ये इसको उठा रहा है, उठो उठो, लेकिन ये सोया हुआ है। तो ये सोया हुआ है मतलब यहाँ से आगे करंट जाएगा ही नहीं। यहाँ से क्या एक ही न्यूरॉन है क्या? नहीं, ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन का कनेक्शन होता है, तब जाकर ब्रेन को पता चलता है कि वहां पर कुछ हो रहा है, सुचर डाला जा रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। तो जहां पर सुचर डालते हैं वहां पर तकलीफ होती है, लेकिन वहां से जाने वाली जो न्यूरॉन है, नर्व है, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, उसको शून्य कर देते हैं, और हमारा जो काम है एनेस्थीसिया जो सर्जरी का वो सीमलेसली चलता है। ओके, सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो एसएआर हमने देखा, लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म देखा, सभी लोकल एनेस्थेटिक जो हम देखने वाले कुछ इस तरह से ही काम करेंगे। तो हम एक एक ड्रग उसका आईयूपीएसी डेरिवेटिव हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो, दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजीन उसको C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, दिस इज बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का COO सिर्फ H रिप्लेस किया है अलग अलग ग्रुप ने, और उसको ही हम कहते हैं बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। ओके, तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हेक्सिलकेन। हेक्सिलकेन इज आल्सो कॉल्ड एज साइक्लेन और ऑस्मोकेन, इस तरह का स्ट्रक्चर है। सिर्फ हमें उसके अभी स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम देखने हैं, क्योंकि जनरल हम यहाँ पर एसीआर देख चुके हैं, इसमें हम ये देख चुके हैं कि this is aromatic group, this is lipophilic, is required for activity, linkage is required, लिंक का क्या महत्व है, ये जो यहाँ पर हाइड्रोफिलिक ग्रुप है इसका क्या महत्व है, सब हम देख चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3। 1 पोजीशन के ऊपर यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल अमाइनो, दिस इज साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्सेन साइड चेन की तरह काम करेगा, तो नाम होगा साइक्लोहेक्सिल, दिस इज अमाइनो। सो साइक्लोहेक्सिल अमाइनो 1 पोजीशन के ऊपर ये साइड चेन हो गई हमारी। फिर प्रोपेन, इसको हम कहेंगे प्रोपेन। प्रोपेन दूसरे पोजीशन से अटैच है, इसलिए प्रोपेन 2 इल। लास्टली दिस इज आवर बेंजोइट, तो इट इज ईस्टर, R C डबल बॉन्ड O R। ओके, तो ईस्टर के नोमेनक्लेचर ऐसे होते हैं जहां पर मेन ईस्टर को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसका जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव को ATE लगाते हैं, तो इट इज अ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। तो बेंजोइक एसिड का हो गया यहाँ पर बेंजोएट। ओके, और बेंजोएट को जो भी साइड चेन है वो हम पहले मेंशन करते हैं, तो इस तरह से उसको नाम दिया जाता है। आगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज मेप्रिलकेन, इसमें भी देखो क्या है, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर नंबरिंग की है। दूसरे पोजीशन के ऊपर 2 साइड चेन है, एक तो दूसरे पोजीशन के ऊपर मिथिल ग्रुप है, वो हमने लिख दिया 2 मिथिल। फिर इसी दूसरे पोजीशन के ऊपर दूसरी साइड चेन है, कौन सी साइड चेन है, 2 प्रोपिल अमाइनो, दिस इज प्रोपिल, दिस इज अमाइनो, 2 प्रोपिल अमाइनो। देन
फिर से प्रोपिल, तो इसको हम कहते हैं प्रोपिल। ओके, तो 2 मिथिल 2 प्रोपिल अमाइनो प्रोपिल, लास्टली हमारा बेंजोएट। ओके, नेक्स्ट इज साइक्लोमिथिल केन। साइक्लोमिथिल केन में भी वन, यहाँ पर हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3। 3 पोजीशन के ऊपर देखो कौन सी साइड चेन है, 3 पोजीशन के ऊपर 2 मिथिल पाइपरिडीन 1 2 2 मिथिल, दिस इज पाइपरिडीन। पाइपरिडीन 1 पोजीशन से अटैच है, इसलिए पाइपरिडीन 1 ईल, इसका किस्सा खत्म। बाद में प्रोपिल, दिस इज प्रोपिल। देन 4 पोजीशन के ऊपर, अभी उस साइड का हमने दे दिया नॉमेनक्लेचर, इस साइड का बाकी है, तो 4 पोजीशन के ऊपर इस बेंजोइट के, दिस इज बेंजोइट। ओके, दिस इज बेंजोइट। बेंजोइट के 4 पोजीशन के ऊपर कौन है, 4 साइक्लोहेक्सिल। 4 पोजीशन के ऊपर दिस इज साइक्लोहेक्सिल, दिस इज ऑक्सी। ओके, सो दिस इज ऑक्सी, 4 साइक्लोहेक्सिल ऑक्सी, लास्टली बेंजोइट। ओके, तो इस तरह से हम इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं। लास्ट इज पाइपोरिकिन। पाइपोरोकिन, इसमें आपको नाम बताता है, पाइपरिडीन रिंग होगी यहाँ पर ऑलरेडी, इसमें भी पाइपरिडीन है, इसमें भी पाइपरिडीन है। इसमें देखो ये साइड जो है इतनी साइड सेम है, सिर्फ इधर की साइड इसमें अब्सेंट है। ओके, तो राइट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड का जितना भी नाम है उतना इसमें कंटिन्यू है। क्या है, 3 पोजीशन के ऊपर 3 2 मिथिल पाइपरिडीन 1 ईल प्रोपिल बेंजोएट। ओके, तो प्रोपिल बेंजोएट यहाँ तक ये कॉमन है। इसमें सिर्फ मिसिंग क्या है, ये जो यहाँ पर ग्रुप आपको दिख रहा था साइक्लोहेक्सिल ऑक्सी, ये ग्रुप इसमें मिसिंग है, इतना ही दोनों में फर्क है। ओके, सो दिस वाज अबाउट बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। तो बाकी जो डेरिवेटिव्स है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे, या बाकी जो इसमें एग्जांपल है लोकल एनेस्थेटिक में हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट वी विल सी इन दिस टॉपिक इज पाबा डेरिवेटिव्स। पाबा क्या होता है, इट इज अ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ओके, मैं यहाँ पर निकालता हूँ, दिस इज बेंजीन। बेंजीन के ऊपर एसिड ग्रुप लगा दो, दिस इज बेंजोइक एसिड, और इसके प्यारा पोजीशन के ऊपर एक प्यारा पोजीशन ऑलरेडी बेंजोइक एसिड ने ली है, तो बची आखिरी यही प्यारा पोजीशन, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप लगा दो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्यारा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिसको शॉर्ट में हम पाबा कहते हैं। ओके, तो इसके डेरिवेटिव अलग अलग, ये जो डेरिवेटिव है ये सब लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो है बेंजोकेन। ओके, तो बेंजोकेन की एक खास बात है, यूनिक बात है कि इट डज नॉट कंटेन टर्शियरी अमाइन। यहाँ पर देखो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो हमने देखा था जनरल एसीआर में कि जो अमाइनो ग्रुप है यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, इट इज अ वाटर सोल्यूबल और हाइड्रोफिलिक ग्रुप, इट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है इट इज नॉट वाटर सोल्यूबल, तो ये अंदर तक नहीं जा सकता है, पेनिट्रेट नहीं हो सकता है नर्व के अंदर, इसलिए इट इज आइडल फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। तो जनरली हम टॉपिकल एप्लीकेशन स्किन के ऊपर क्रीम वगैरह लगाने के लिए, टेम्पररी रिलीफ के लिए या टेम्पररी एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। वेरी सिंपल, इसका आईयूपीएसी नेम इथिल 4 अमाइनो 1 2 3 4, इथिल 4 अमाइनो, लास्टली दिस इज अ बेंजोइट। ओके, इथिल, दिस इज इथिल ग्रुप, इथिल 4 अमाइनो बेंजोइट। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट ब्यूटानबेन, उसकी तरह ये सिर्फ यहाँ पर इथिल की जगह पर ब्यूटिल ग्रुप लगा दो, दैट इज ब्यूटिल 4 अमाइनो बेंजोइट। ओके, सेम उनका एक्शन है, दोनों का भी सभी प्रॉपर्टीज वगैरह एक्शन सेम है, दोनों भी हम लोकली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो स्टार्ट होते हैं उनमें आपको टर्शरी अमाइन दिखाई देगा, मतलब इट इज अ जनरल, जो हमने देखा था एसीआर में जनरल स्ट्रक्चर देखा था उसको फॉलो करने वाले ड्रग है, तो उनकी अच्छी खासी एक्शन होगी। इसमें आता है प्रोकेन। प्रोकेन को देखो, और दूसरे पोजीशन के ऊपर डाई इथिल अमाइनो ग्रुप है, दिस इज 1 इथिल ग्रुप, दूसरा इथिल ग्रुप डाई इथिल अमाइनो ग्रुप, और फिर से डाई इथिल अमाइनो, फिर से यहाँ पर इथिल, देन 4 अमाइनो बेंजोइट। ओके, तो सिंपल इसका आईयूपीएसी नेम है, इसको कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इस कैटेगरी में ड्रग है प्रोपोक्सिकेन। प्रोपोक्सिकेन में यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर सिर्फ एक प्रोपोक्सी, प्रोपिल
उसको ऑक्सीजन अटैच है, प्रोपिल प्लस ऑक्सी इज इक्वल टू प्रोपॉक्सी। तो बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर दूसरे पोजीशन के ऊपर प्रोपॉक्सी ग्रुप ऐड है। तो बाकी सब इसको आईयूपीएसी नेम देखो, यहाँ पर 2 डाइथिल अमाइनो, 2 डाइथिल अमाइनो, यहाँ पर इथिल, यहाँ पर इथिल, यहाँ पर 4 अमाइनो, यहाँ पर भी 4 अमाइनो। सिर्फ बेंजोएट के पहले यहाँ पर क्या लगाना है, 2 प्रोपॉक्सी लगाना है। इतना ही डिफरेंस यहाँ पर प्रोकेन और प्रोपॉक्सिकेन में। ओके, तो दिस वाज अबाउट पावा डेरिवेटिव। नेक्स्ट इज एनिलाइड डेरिवेटिव। एनिलाइड क्या है, दिस इज एनिलीन, इसको हम एनिलीन कहते हैं, और उसको अमाइड में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर देखो इसको अमाइन का, अमाइन को अगर दिस इज अमाइनो ग्रुप, NHCO इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं तो दिस इज अमाइड। ओके, यहाँ पर एनिलीन को अमाइड में कन्वर्ट किया है इसको, इसलिए हम कहते हैं एनिलाइड। एनिलीन को एक अमाइन को अमाइड में कन्वर्ट किया है, इसलिए एनिलीन का कन्वर्जन हुआ है एनिलाइड में। ओके, तो इसका एक एग्जांपल फेमस है लिडोकेन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिग्नोकेन। इट इज वेरी फेमस, यही ज्यादा चलता है मार्केट में। इसके ट्यूब्स मिलते हैं जो एनल फिशर में या फिर पाइल्स में भी यूज होते हैं, या टूथ एक में भी यूज होते हैं। तो लिग्नोकेन इट इज अनदर नेम फॉर लिडोकेन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज झाइलोकेन, इसको झाइलोकेन भी कहा जाता है। ओके, इट इज वेरी फेमस लोकल एनेस्थेटिक यूज्ड नाउडेज। लिडोकेन, इसमें देखो क्या है, दूसरे पोजीशन के ऊपर फिर से वही डाइथिल अमाइनो ग्रुप, फिर नाइट्रोजन को देखो 2,6 डाइमिथिल फिनिल। ओके, यहाँ पर हम इसको अगर नंबरिंग दे तो 1 2 3 4 5 6, 2,6 डाइमिथिल देन फिनिल, वो एंड लास्टली एसिटामाइड, दिस इज एसिटामाइड ग्रुप। ओके, तो बीच में जो आता है हमारा एसिटामाइड ग्रुप। तो यहाँ पर थोड़ा अलग नॉमेनक्लेचर है, अब तक हमने बेंजोएट देखे थे, यहाँ पर एसिटामाइड हमने देखा है। तो यहाँ पर अमाइड लगते हैं क्योंकि यहाँ से अमाइड स्टार्ट होता है, एनिलाइड स्टार्ट होता है। ये सब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव थे, एसिड के डेरिवेटिव ईस्टर होते, तो इसलिए बेंजोएट। यहाँ पर अमाइड के एनिलीन का डेरिवेटिव है एनालाइड, मतलब अमाइड के डेरिवेटिव, इसलिए यहाँ पर एसिटामाइड। तो ये एसिटामाइड है। नेक्स्ट जो प्रिलोकेन है, इट इज अ प्रोपेनामाइड। ओके, तो एसिटिल ग्रुप का अमाइड, इसलिए यहाँ पर देखो COCH2, इट इज एसिटिल ग्रुप। ओके, तो एसिटिल ग्रुप का अमाइड इसलिए एसिटामाइड। प्रोपिल ग्रुप, यहाँ पर देखो COCH3, इतना बड़ा ग्रुप है, इट इज अ प्रोपेनामाइड ग्रुप। ओके, तो उसका डेरिवेटिव है प्रिलोकेन। N अगेन उसी तरह से N2 मिथिल फिनिल। ओके, N यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 मिथिल फिनिल, फिर दूसरे पोजीशन के ऊपर 2 प्रोपिल अमाइनो प्रोपेनामाइड, 2 प्रोपिल अमाइनो, देन दिस इज प्रोपेनामाइड। ओके, सो दिस वाज अबाउट एनिलाइड्स। देन लोकल एनेस्थेटिक में हमारा जो लास्ट एक ड्रग है, इट इज फ्रॉम मिसलेनियस कैटेगरी। मिसलेनियस कैटेगरी में हम देखेंगे अबाउट फिनाकेन। फिनाकेन स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है समझने में। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा बेसिक यहाँ पर पैरेंट स्ट्रक्चर है वो है इथेन इमाइड अमाइड। ओके, दिस इज इथेन इमाइड अमाइड। इसको सिर्फ याद रखो आप, इथेन इमाइड अमाइड को इस तरफ भी सेम ग्रुप अटैच है और इस तरफ भी सेम ग्रुप अटैच है, इसलिए दोनों नाइट्रोजन को सेम ग्रुप अटैच है, इसलिए N डैश और पूरे कलेक्टिव ग्रुप के लिए हम 20 लिखते हैं। ओके, पूरे कलेक्टिव हम देख रहे हैं, 2 एक जैसे ग्रुप है तो 20 लिखते हैं, 3 एक जैसे ग्रुप है तो हम 30 लिखते हैं, 4 एक जैसे ग्रुप चारों तरफ अटैच है तो टेट्राइस लिखते हैं। तो टेट्राइस का मतलब चारों तरफ सेम ग्रुप, स्वस्तिक की तरह उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ सेम ग्रुप, इसलिए हमने कलेक्टिवली 20 लिखा। तो अभी दोनों के नाम लिखने की जरूरत नहीं, किसी भी एक साइड का लिख दो, दूसरे साइड का अपने आप कंसिडर हो जाता है। तो एक साइड का क्या है यहाँ पर 4 इथॉक्सीफिनिल, तो 4 इथॉक्सीफिनिल इस साइड में भी है, 4 इथॉक्सीफिनिल इस साइड में भी है, इसलिए 20 लिख दिया। सिर्फ एक बार ये लिखना है आपको 4 इथॉक्सीफिनिल
दोनों कंसिडर हो गए और लास्ट में सिर्फ आपको बीच का आपको फंक्शनल मेन आपका फंक्शनल ग्रुप या पेरेंट कंपाउंड लिखना है, दैट इज इथेन इमाइड अमाइड। ओके, इसमें आपको सिर्फ जानने वाली चीज है, याद रखने वाली चीज, इट इज अ लोकल एनेस्थेटिक अप्रूव्ड फॉर ऑप्थेल्मिक यूज। अगर आई की कोई सर्जरी है, कैटरैक्ट की सर्जरी है, तो उस समय इसको जनरली यूज करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट लोकल एनेस्थेटिक। यहाँ पर हाँ हमारा जो यूनिट है वो यूनिट एंड होता है। यहाँ पर हमने लोकल एनेस्थेटिक का एससीआर देखा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, और जनरल जो लोकल एनेस्थेटिक है उनका स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम यहाँ पर हमने कवर कर लिया। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट है वो भी खत्म होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।